अजीब हो। यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। केवीएस के प्रैक्टिस सेशंस होंगे कुछ, आप इनको मैराथन सेशंस कह लीजिए। हम कुछ 50-50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे और साथ में आपके सफिशिएंट क्वेश्चंस होंगे ताकि आप एक टॉपिक, मान लीजिए कोई नया टॉपिक है, पेरेंटिंग स्टाइल है, एडोलसेंस है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आप कर पाए उस पर। कुछ 2-3 ही सेशन रखेंगे और जिसमें मुझे लगता है सभी तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। जिनका कल एग्जाम है उनको भी डायरेक्टली हेल्प मिलेगी। ये पीडीएफ आपको विद आंसर्स मिल जाएगी कहाँ, टेलीग्राम पर, और एक कंप्लीट पाइल्ड अप पीडीएफ मिल जाएगी सभी टॉपिक्स की, जो लोग बैचेस में उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशंस आपके सभी जगह होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिन्होंने पढ़ा है उनका रिविजन, जिनको इच्छा जागी है उनके लिए फर्स्ट टाइम। चलिए लाइक शेयर करते हुए अब कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिया जाए। और बहुत सारी नई चीजें आप सीखेंगे जो डायरेक्टली पूछी जा रही हैं, जो मैंने सिलेबस में कराई भी है। जैसे मनोदर्पण की अगर हम बात करें तो स्कूल मेंटल हेल्थ वाला जो टॉपिक है, मैंने उसमें प्रॉपर मेंशन किया और बताया भी था आपको कि कोविड के टाइम पे एक स्कीम उन्होंने चलाई थी जो पेपर में भी आई है अभी, जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं। तो इस तरह की चीजें करके जानी है हमें। अगले 2-3 सेशन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ 2 से 3 ही सेशन में लूंगी, उसके बाद कोई सेशन नहीं होगा सच। फिर एनालिसिस करेंगे। कल जिनका भी पेपर है वो क्वेश्चंस भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में शेयर कर दूंगी, या टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। तो लेट लतीफ थोड़े चल रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड डायरेक्शन बट ऑल्सो लिसन एंड डिस्कस देयर किड्स कंसर्न्स कम्स अंडर विच पेरेंटिंग स्टाइल। तो आपके सिलेबस में ये गिवन है। अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो हैं उनको डायरेक्शंस देने चाहिए, दिशा देनी चाहिए बच्चों को, और सुनना भी चाहिए कि उनके कंसर्न क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं बच्चों की। तो आप एक रूल्स भी सेट कर रहे हैं और बच्चों की चिंताओं को भी सुन रहे हैं। दैट मीन्स आप परमिसिव तो नहीं है। परमिसिव का दूसरा नाम क्या है? इंडल्जेंट। यानी जो बच्चे कहें वही आप मान लेते हैं। रूल्स बहुत ही नाम मात्र के हैं, करते भी हैं सेट तो उनको फॉलो नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं है। अथॉरिटेरियन में बच्चों का कंसर्न नहीं सुना जाता। वो तो एकदम तानाशाही है कि भैया जो कह दिया वही होगा, कह दिया ना कह दिया। अमिताभ बच्चन हैं ये कभी खुशी कभी गम वाले अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। तो यहाँ पे अथॉरिटेटिव जो कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है वो होगी, क्योंकि यहाँ पे केयर भी है, बच्चे के प्रति केयर भी हाई है और कंट्रोल भी हाई है। रूल्स भी प्रॉपर होते हैं लेकिन उनके साथ डिस्कस भी किया जाता है। ठीक, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स को तो पता ही नहीं बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो सी ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। ये 4 कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, इनको आप एक बार नजर मार सकते हैं इन पे। अगर हम देखें यहाँ पर अथॉरिटेटिव बेस्ट है इन सब में, टीचिंग स्टाइल में बेस्ट है डेमोक्रेटिक, और पेरेंटिंग स्टाइल में बेस्ट है अथॉरिटेटिव। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर अथॉरिटेटिव नहीं होगा ऑप्शन में तो डेमोक्रेटिक होगा। समवॉट डेमोक्रेटिक ही होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो डिसिप्लिनेरियन है या ये कंट्रोल फ्रीक्स हैं एक तरह से, है ना। ये इनकी इच्छा के विरुद्ध बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और ये केयर करते नहीं है। इनके यहाँ केयर बिल्कुल लो है और कंट्रोल जो है वो हाई है। कहाँ? अथॉरिटेरियन में। जबकि यहाँ केयर भी हाई और कंसर्न भी हाई। ठीक है जी, कंट्रोल भी है। परमिसिव में केयर तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन कंट्रोल लो हो जाता है, क्योंकि जैसे बच्चे कहते हैं अनुमोदक हैं, ये इंटेलिजेंट हैं। नेग्लेक्टफुल वालों को पता ही नहीं, वो तो अनइन्वॉल्व हैं। चेक आ जाता है, बच्चे शक्ल नहीं देख पाते माँ बाप की साल भर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये अथॉरिटेरियन, ये वही वाले अमिताभ बच्चन है कभी खुशी कभी गम के, कह दिया ना कह दिया, बी ऑप्शन। इसको ध्यान रखिएगा, उससे आपको याद रहेगा अथॉरिटेरियन। हिटलर क्या रहा होगा? अथॉरिटेरियन रहा होगा भाई। ठीक, तो ये हिटलर शाही जैसी स्थिति है। अथॉरिटेटिव जो है वो बेटर है, बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ में पढ़ने के आपके काम आएगा, ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे नहीं, समय की तंगी है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस वाले जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है, इनको बस हल्का सा देख लीजिएगा। तो न्यूट्रिशन आपका इन्फ्लुएंस करता है। अर्ली स्टिमुलेशन, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चे को कराई जा रही हैं, जैसे बॉल पे बैठ करके इसको हम एक्टिविटी करा रहे हैं। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में आता है आपका, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं आपको दिखेगा। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में आता है ये पेरेंटिंग स्टाइल्स, है ना। तो कौन सी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो आपको पता है अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, और क्या है? अनइन्वॉल्व्ड है। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं आपके बच्चे के डेवलपमेंट को। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पोल में जवाब दीजिए। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल सटीकता से बता दो। पहले खुद पढ़ लो 1 सेकंड के लिए, फिर हम आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या कहानी है। देखिएगा फटाफट से। तो इसमें
84% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब तैयारी आपकी सही चल रही है। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एग्जैक्टली, एकदम सटीकता से कठोरता से बता दो बच्चों को व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि यही करना है और कैसे करना है, सब बता दिया, पहले से सब कुछ सेट है, उसके अलावा कुछ और करना नहीं है। मम्मी ने कहा है सीधे जाके राइट ले लेना, अगर राइट में 90 डिग्री पे कुछ करना था तो वो 91 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अथॉरिटेरियन है। कौन है ये? सत्तावादी हैं। ये क्या है? हिटलर शाही हो गई एक तरह से, वही अमिताभ बच्चन को याद कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेग्लेक्टफुल क्या है? या वो जो साइरस था, वायरस 3 इडियट का, वो भी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ही कहलाएगा, उनका स्टाइल भी। अथॉरिटेटिव हम जानते हैं बेटर है, नेग्लेक्टफुल और परमिसिव भी अच्छा नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या पूछा है। अगर हम बात करें, पेरेंट्स शुड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस इन रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव वेज। रैशनल यानी तार्किक तरीकों से, वस्तुनिष्ठ तरीकों से, यानी जो बात सही है वो सबके लिए सही है, ऐसा नहीं है मेरा पर्सनल बायस उसमें है। तो रैशनली और ऑब्जेक्टिव वेज में पेरेंट्स क्या करें? रियर करें, गाइडेंस दें, यानी ऑब्जेक्टिविटी है, तर्क है और रैशनल है वो बात, ऐसा नहीं है कि बस थोप दिया गया है। बताइए, जवाब होगा अथॉरिटेटिव, क्योंकि यहां पे रैशनल हो ना हो, बस जो कह दिया है वो कह दिया है, उस बात में कितना तर्क है कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। पोल वाली दीदी स्पीड तेज रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरेंट्स शुड डिस्कस द रीजंस बिहाइंड देयर पॉलिसीज। यानी जो भी पॉलिसीज, जो भी रूल्स बन रहे हैं घर में कि रात को 10 बजे से पहले घर में आना है वापस, उनके पीछे के रीजंस। अब रीजंस तो खतरनाक पेरेंट्स हैं हमारे यहाँ के, उनके पास हर चीज के रीजंस हैं, बट प्रॉपर रीजंस उनके पास होने चाहिए उनकी पॉलिसीज के। और ये बस इतना ही खत्म कर दिया उन्होंने, बट ये बच्चों के साथ डिस्कस भी किए जाने चाहिए कि पॉलिसी तो आपने बना दी, वो किस हद तक सहमत है, उनके क्या रीजंस हैं। तो ये भी क्या है? अथॉरिटेटिव है कि रूल्स या रेगुलेशंस या पॉलिसीज जो घर में बनाई गई हैं, पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी, किसके अंडर ये आएगा, वो डिस्कस किए जाने चाहिए। बिना डिस्कस किए बन जा रहे हैं तो अथॉरिटेरियन हो जाएगा फिर वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से, सारे क्वेश्चन ये वाले नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस हैं। पेरेंट्स शुडंट रेस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस कम्स अंडर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब आई एम श्योर अबाउट इट। ये जो 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिस यूनिट का सिलेबस में से आपका है। देखिएगा, पेरेंट्स शुडंट रेस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस कम्स अंडर विच पेरेंटिंग स्टाइल, यानी रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं चाहिए, है ना, चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस। ना तो उनके डिसीजंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ना ही उनकी गतिविधियों में, तो ये परमिसिव पेरेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये परमिसिव पेरेंट्स हो जाएंगे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। माता पिता को बच्चों की गतिविधियों या निर्णयों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, किस शैली के अंदर आएगा? चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेरेंट्स शुडंट रेस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज और डिसीजंस, यानी उनको रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं चाहिए, ये किसके अंडर आएगा? तो समवॉट परमिसिव है, क्योंकि यहाँ पे ना रीजंस की बात हुई है ना, ये तो बात हो गई कि रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं है। अथॉरिटेटिव में ऐसा नहीं कि करना ही होता है, इसका ऑपोजिट नहीं है, बट एटलीस्ट वहां डिस्कशन की बात होगी जब भी अथॉरिटेटिव पूछेगा, या कुछ तो डिफरेंट होगा। ये हमें परमिसिव की तरफ ज्यादा लेकर के जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, बिना सवाल पूछे चुपचाप से फॉलो करो। ये क्या है? ये हम सबको मालूम है कि क्या है, बताइए निशा। चलो छोड़ो, तुम्हारी बात पे हमें अब ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमें पता लग गया। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन, 80% लोग कह रहे हैं, यानी अथॉरिटेटिव विदाउट क्वेश्चन। भाई कर दिया आपने कबाड़ कि चिल्ड्रन, हाँ सीरियसली, अभी इतनी देर से इतने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन। चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग। विदाउट आस्किंग की बात हो रही है, दैट मीन्स अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन। ठीक, इससे पहले अब ठीक हो गया आंसर अपने आप, कबाड़ कहते ही, बहुत बढ़िया। अथॉरिटेटिव में विदाउट क्वेश्चन नहीं होता, वहां रीजंस डिस्कस किए जाएंगे रूल्स के। ठीक, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेरेंट्स शुड मेक देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन वेरी क्लियर एंड ओपन टू डिस्कशन। देखो, एक्सपेक्टेशन अपनी के वो क्या चाहते हैं, और ओपन टू डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, चर्चा करके काम बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल प्रतीक्षा, निशा दीदी ही रात करती हैं आने में। देखिएगा एक बार
फटाफट से समझिएगा। मेरी इच्छा थी कि एक बड़ा सेशन रखूं, फिर मुझे याद आया जिनका कल सेशन है या मतलब बहुत लंबा सेशन देखना इतना बढ़िया बात नहीं होगी, तो देन आई डिसाइडेड कि 2 और 3 दिन इसको रखते हैं। देखिएगा, इसलिए मुझे ही आज ज़्यादा समय लग गया था, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी प्रेपरेशन के बाद। देखिएगा, सी ऑप्शन 83% लोग कह रहे हैं अथॉरिटेटिव। अच्छा, एडोलेसेंस के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो वो सारे देखने हैं, है ना, कुछ ना तो ये पीडीएफ ही पढ़ के जानी है। पेरेंट्स शुड मेक देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन वेरी क्लियर, और डिस्कशन होना चाहिए, तो ये अथॉरिटेटिव हो गया। सी ऑप्शन 81% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब आप सही हो गए हैं। एक बार आपको कुछ अच्छा भला बुरा कहो, फिर आप सही जवाब देने लगते हैं। और फिर एक हमारे लर्नर है, उनका कुछ डीवी की प्रॉब्लम फंस गई थी D+V में, तो इमरजेंसी जैसा क्रिएट हो जाता है कई बार। पेरेंट्स शुड डिस्कस द रीजंस बिहाइंड देयर पॉलिसीज विद देयर किड्स रिप्रेजेंट विच पेरेंट। ये तो हम बात कर चुके हैं कि रीजंस देने चाहिए, तो रीजंस वाली तो अथॉरिटेटिव ही है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं अब नए तरह के क्वेश्चंस पे। सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर एज इज नोन एज, यानी एक विशेष उम्र में, एक पर्टिकुलर उम्र में, एक निश्चित या एक विशिष्ट उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाएगा। यानी समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आप ये बॉटल उठा करके ना सिर्फ पानी पिए, इसको धुल भी लें जब जरूरत पड़े, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉटल मम्मी लेकर के आ रही हूं भर करके, ठीक, तो कहा जाएगा कितने खराब बच्चे हो भाई, है ना। तो ये क्या हुआ, सोशल एक्सपेक्टेशन हुई। क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। तो सोशल एक्सपेक्टेशन एट अ पर्टिकुलर एज, किसी एक एज के अनुसार, भाई 5 साल का बच्चा है तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार अब तो क्या मतलब खुद से गिलास तो कम से कम रखाया करो पानी पी के। तो ये क्या हुआ, या टॉयलेट तो वो खुद से जा पाएगा कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर एज पे जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं आपसे, वो क्या कहलाती हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। यस, ये माइलस्टोन्स हैं कि इस एज पे ये चीज अचीव हो जानी चाहिए। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो माइलस्टोन्स लगे हुए होते हैं ना कि ये जगह इतने किलोमीटर दूर, तो ये माइलस्टोन्स हैं जो अचीव होते जाने चाहिए। डेवलपमेंटल टास्क, यस, दोनों कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही दे पा रहे हैं 62% लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर हम बात करें अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस विद क्लासमेट्स इज अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर, यानी नए और परिपक्व रिश्ते किसके साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, किस अवस्था की निशानी है, बताइएगा फटाफट से। न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस, सिर्फ ये 3 सेशन हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, 2 एनालिसिस के, और आज के बाद सिर्फ 2 सेशन होंगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं या तो वो तीनों सेशन कंप्लीट देखें, आपको अपने कॉन्फिडेंस में, पेपर में, स्कोर में, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में, सब में अंतर नजर आ जाएगा, ठीक। और जिन लोगों को बैचेस में डिस्कशन हुआ, जिनके साथ जो भी कराया, सिर्फ उतना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, है ना। 1-2 क्वेश्चन अलग आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सी परसेंट कह रहे हैं, 58% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। इसमें ध्यान से जवाब दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में फंसाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शंस और इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल, है ना, नया ट्रेंड है। क्या है, नया ट्रेंड है। हैविंगहर्स्ट की टोटल एज कितनी है, इससे क्वेश्चंस आया है। हैविंगहर्स्ट की टोटल एज, कैसी बातें करते हो। देखो, उन्होंने बेसिकली बर्थ टू 6 ईयर्स दिया है, वो इन्फेंसी भी नहीं कहते उसको, बर्थ टू 6 ईयर्स के डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको 6 to 12 ईयर्स और एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो वो 3 स्टेजेस में उन्होंने दिए हैं। कोई कह रहा है कल जिनका एग्जाम है, हुमा कह रही हैं अब वो क्या ही करेंगे अपकमिंग सेशंस। कोई बात नहीं, जो आपने प्रीवियस सेशंस देखे मिक्स्ड क्वेश्चन वो भी अच्छे कराए हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अभी समस्याओं को जितना हो जाए उतना अच्छा है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 58%। मैं खुद अभी थोड़ा सा हो पाई हूँ कि करा पाऊँ, आपके साथ थोड़ा लग पाऊँ। अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस विद क्लासमेट्स इज अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर, किस उम्र का डेवलपमेंटल टास्क है, नए और मैच्योर रिलेशंस। सी 58%, सी गलत कर दिया देखो आपने, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं, है ना। और ऐसे ही करेंगे पेपर में भी, लोग क्लिक कर देंगे फटाफट से ये ऑप्शन, ये नहीं देखेंगे चूज किस में से करना है। 58% लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ए कैसे हो जाएगा, चाइल्डहुड की बात है, न्यू एंड मैच्योर। चाइल्डहुड में कुछ भी मैच्योर नहीं होता, सब सूडो होता है, ठीक है ना। सूडो मैच्योरिटी, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, 6 से 12 वर्ष। तो अगर हम बात करें यहाँ चाइल्डहुड किसको कह रहे हैं, 6 से 12 को कह रहे हैं, ठीक। इन्फेंसी का कोई मतलब नहीं है न्यू और मैच्योर का। न्यू एंड मैच्योर कहाँ आते हैं, एडोलेसेंस में। और एडोलेसेंस क्या है, सी ऑप्शन, यानी 4th ऑप्शन शुड बी दी राइट आंसर ओवर हियर,
ठीक है, क्या समझे कि नहीं बताइए। सिर्फ डी ऑप्शन सही है जिन्होंने दिए हैं जवाब। सहपाठियों के साथ नए और परिपक्व कहां होते हैं चाइल्डहुड में रिश्ते? एडोलसेंस में रीजनिंग आएगी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आएगा, तब जाकर के तो परिपक्व होंगे। तो किशोरावस्था कहां है? फोर्थ ऑप्शन में है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? 4 होगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो भावनाएं? तुम ऑप्शन भी इस तरह के क्वेश्चन 1 2 3 4 दिया करो जिसमें इस तरह से लिखा हुआ वो। देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी एज मेट्स के साथ गेट अलॉन्ग करना सीखना, समूह में घुलना मिलना सीखना। पहला ऑप्शन है चाइल्डहुड, दूसरा ऑप्शन है डेवलपमेंटल टास्क है इन्फेंसी का, एडोलेसेंस का, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ज्यादा खुशी में लगाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हर एक एज के लिए अलग अलग जो आपके टास्क हैं वो बताए हुए हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। तो लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, गैंग एज याद करो, गैंग एज याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, अपने आप जोड़ लोगे चीजों को। ठीक, 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, लेटेंसी अगर हम फ्रॉइड की बात करें। ठीक, तो ये क्या है? एज मेट्स के साथ गेट अलॉन्ग करना मतलब चाइल्डहुड की कहीं बात हो रही है, और अगर चाइल्डहुड की बात हो रही है दैट मीन्स ए ऑप्शन कहां है हमारा? 3 में। तो इस बार आपने 70% लोगों ने सही जवाब दिया है। वो हमारे एंड पे जो ऑप्शंस लिखे गए थे, हो सकता है उसकी वजह से भी आपने पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ की हो। ठीक, तो इस बार आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंस में नहीं होगी ये चीज, बट एडोलेसेंस में वो मेच्योरिटी वाली बात होगी या फिर पीयर ग्रुप का अत्यधिक प्रभाव है, इस तरह का कुछ देगा। ये तो बात है सिंपल गेट अलॉन्ग, यानी खेलना कूदना या घुलना मिलना शुरू किया तो वो चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है, स्पेशली लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अचीविंग एप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल इज अ टास्क ऑफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्का सा ट्वीक करेगा, एक शब्द चेंज करेगा और आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जन्म से 5 साल 6 साल में भी है, ये 6 से 12 में भी है और 12 से 18 में भी है, डिपेंड करेगा पूछा कैसे है। ठीक है ना? तो अचीविंग एप्रोप्रिएट मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल इज अ टास्क ऑफ, बताइए। मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल अचीव करना, प्रॉपरली अचीव करने की बात हुई है, तो अचीव करना कहां आएगा भाई? एडोलेसेंस में आएगा। कहां आएगा? एडोलेसेंस में आएगा। और एडोलेसेंस कहां है? 4 ऑप्शन में है, जो कि 68% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। हाँ, देखो प्रतीक्षा कह रही है मैम केवीएस टीजीटी के ऑप्शंस ऐसे ही उल्टे पुल्टे आए थे, 1 3 2 4 1 3 4 2 करके, बहुत ध्यान देना पड़ता है। एग्जैक्टली वो आपका वहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह की करके जाएं। एवरेज काम से हो नहीं पाता, इसलिए इस बार दिक्कत ज्यादा हुई है, समय की तंगी रही। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये सी ऑप्शन हो गया, यानी एडोलेसेंस, जहां पे प्रॉपर मस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स आप एक्वायर करते हैं। आगे आप फ्यूचर मैरिज वगैरह की प्रिपरेशन भी यहीं पे शुरू हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13। ये मैं सारा दिखा दूंगी आपको, ये मैंने लिस्ट इसमें शेयर कर दी है, आपको पीडीएफ पे भी मिल जाएगी, पीडीएफ में भी, कि कैसे कौन से रोल कब हैं, कौन से टास्क कब हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना होते रहें। अचीविंग ऑफ एप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स एज पर एज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, भाई आयु के अनुसार जो माइलस्टोन्स हैं या डेवलपमेंटल टास्क हैं उनको अचीव करना जरूरी क्यों है? अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? ये है इसका कहीं ना कहीं मतलब इस क्वेश्चन का। तो पहला ऑप्शन है इट मेक्स द चाइल्ड फील इंफीरियर एंड दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, यानी अगर अपनी एज के अकॉर्डिंग बाकी बच्चे अचीव कर ले रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए इंफीरियोरिटी जैसी बात हो जाएगी। आपको हर कोई कहेगा वो बच्चा तो कर लेता है अपना होमवर्क, तुम तो कर नहीं पाते हो। तो एक तो आप दूसरों से हीन भावना के शिकार हो जाएंगे अगर आप डेवलपमेंटल टास्क अचीव नहीं कर पाते हैं तो। दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, इससे फिर क्या होगा? जब इंफीरियर आप महसूस करेंगे, दूसरों से कम महसूस करेंगे खुद को, तो आपके में हताशा आएगी, दुख आएगा। बात तो सही है, इसलिए जरूरी है कि हम क्या कर लें? माइलस्टोन्स को अचीव कर लें। ठीक, फिर आता है बी ऑप्शन, इट रिजल्ट्स इन सोशल डिसअप्रूवल विच इज ऑफन अकम्पनीड बाय रिजेक्शन। अगर इससे क्या होगा? आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा समाज में, क्योंकि आप तो वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं जो आपकी एज के लोग कर पा रहे हैं। मान लीजिए अडल्टहुड का एक टास्क है, अडल्टहुड आपके काम का नहीं है, बट मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, आपने शादी नहीं की है ना, तो हो सकता है कई जगह पे सोसाइटी के ऐसे कई एस्पेक्ट्स में, कई पार्टीज में आपको बुलाया ना जाए, है ना। वैसे आजकल जमाना बदल रहा है, बट ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप तो सो कॉल्ड फैमिली वाले व्यक्ति नहीं है, तो डिसअप्रूव हो जाए आप उस जगह को लेकर के। ठीक, तो
ये क्या हुआ, डिसअप्रूवल अगर आ जाएगा उससे रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है अगर आपने समय पे वो डेवलपमेंटल टास्क, क्योंकि ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें, बट जैसे हम डेवलपमेंट में इसको पढ़ते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी इस पे अलग से इंडिविजुअली ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना ही मानेंगे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है, बात अच्छी नहीं लग रही कि अच्छी लग रही है तो खुशी खुशी लाइक भी करते रहो या ताकि पता लगे। इट मेक्स द मास्टरी ऑफ न्यू डेवलपमेंटल टास्क डिफिकल्ट, यानी कि जो नए विकासात्मक कार्य हैं उनकी निपुणता में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। यानी एक स्टेज के काम ही आपसे नहीं हो पाए तो नेक्स्ट स्टेज में भी दिक्कत होगी। तो ये बात भी सही है, इसलिए भी जरूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये क्या हुआ तुम्हारा पोल क्यों अटक गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये सब खुद से क्वालिटी क्वेश्चंस बनाए गए। देखिएगा, अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इज अ टास्क ऑफ, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी आप में आ रही है। आप ऐसे कोई आपको बॉटल देता है तो आप इधर नहीं लुढ़क जाते हैं या गिर जाते हैं, ना ही दूसरी तरफ। ठीक, मतलब आप स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहे हैं, आप बैठ पाते हैं, आपकी गर्दन संभाल पाते हैं आप। ठीक, तो ये किस स्टेज के टास्क हैं? फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी गेन करना। 4 ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। सी, एडोलेसेंस। यार फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है फिर से सोचो एक बार। फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि आप स्टेबल हो पा रहे हैं। ये बात नहीं हो रही है कि आप दौड़ पा रहे हैं या फिर बहुत कॉम्पिटेंट हैं फिजिकली, है ना, उसकी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिए। सी कह रहे हैं अब 36% लोग। सी में कौन है? सी मतलब 3, ए चाइल्डहुड। चलो कुछ हद तक सही मानेंगे। और बताओ, और ट्राई करो इसमें। चले देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम यहां एक चीज बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें तो हमें आ जाएगी एक बात समझ कि ये चीज आपकी इन्फेंसी में जानी चाहिए। किधर? इन्फेंसी में जानी चाहिए ये चीज। बर्थ टू 6 इयर्स, अगर हम हैविंघर्स्ट की माने, उन्होंने ये डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं, है ना, हैविंघर्स्ट। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये बर्थ टू 6 इयर्स का काम है। बी ऑप्शन कहां मिलेगा? सेकंड ऑप्शन में। ठीक, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। देखिए, इसमें छोटी छोटी सी चीजें जिन पे हम बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है कि गर्दन संभालनी सीख ली बच्चे ने, बच्चा बैठने लग गया, खुद से गिर नहीं जाता है, ये फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, शारीरिक स्थिरता है। ठीक, और अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं पहले से बता दूंगी तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। अंतर क्या है? ये फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन्फेंसी या जन्म से 6 वर्ष। जब बात आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अभी इससे रिलेटेड नहीं है बट ठीक है, मतलब आएगा आगे, अभी पहले से मैं नहीं बताऊंगी, फिर चर्चा करेंगे जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, यानी बॉडी वेस्ट को के उन्मूलन की बात जब आ रही है, शौच के उन्मूलन की बात कब सीखेगा बच्चा? एक तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग कब होगी उसकी? तो बर्थ टू 6, 6 टू 12, 12 टू 18 या कभी नहीं? बताइए, हैं ऐसे लोग जिनको अभी भी मम्मी ही या घर वाले सूसू पार्टी कराने ले जाते हैं? भाई, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वो बच्चा तो पहले बेड वेटिंग ही कर देगा ना, बिस्तर ही गीला कर देगा, अभी उसको बॉडीली वेस्ट को कंट्रोल करना नहीं आता। बाद में आपको पता है वॉशरूम जाना है ना। तो ये कब सीखते हैं आप? शुरुआत में ही सीख जाते हैं। बर्थ टू 6 इयर्स का ही टास्क है ये, यानी ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन है थर्ड में, तो 3 यानी नंबर 3। ये बर्थ टू 6 इयर्स का टास्क है, बॉडीली वेस्ट या टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, यानी ठोस आहार लेना। यानी अब आप बच्चे को, आप सेरेलक खिलाइए उसको, है ना, मैगी खिला दीजिए, बेसिकली ठोस आहार। पहले तो हम कहते हैं ना 6 महीने तक तो माँ के ऊपर ही काम चलेगा, तो सॉलिड फूड लेना कब सीखेगा ये पूछा है। लिफ्ट तो चल रही है, मम्मी तो चिंतित थी कि नहीं चल रही, जैसे मम्मी को भी जाना हो नीचे। अच्छा, चलिए देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। हम लोग हो चुके हैं जुड़ के 10,200 कुछ लोग इतनी रात को। देखिएगा, अगर हम बात करें और कितने लोगों ने लाइक किया, 4,700 लोगों ने। देखिए 81% लोग 3 कह रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, भाई सॉलिड फूड्स जन्म से 6 वर्ष के बीच ही लेना शुरू कर दोगे ना, या बाद में, तब तक तो काम नहीं चल पाएगा आपका, तब तक तो आप खा लो 4 रोटियां। ठीक,
6 to 12 में 12 to 18 उससे पहले ही शुरू कर देते हो प्रॉपर खाना खाना। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, देखो ये बड़ी अमेजिंग, ये सेक्स डिफरेंसेस वाला और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी वाला, ये दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। अंशिका, जो जब हो जाए तब बेहतर है ना। देखिएगा लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, अब सेक्स डिफरेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कब सीखेगा व्यक्ति, फटाफट से बताओ कमेंट्स करके, कमेंट भी मत करो, पोल में बता दो आप लोग लाइव हो अभी। 3 ऑप्शन में कह रहे हैं कि सेक्स डिफरेंसेस या लिंग का अंतर, कि मेल और फीमेल अलग होते हैं, जेंडर में अंतर होता है, ये कब सीखेगा, है ना। इसको जेंडर भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि इनिशियली ये डिपेंड करता है पेपर में किस तरह से पूछ ले, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां कि सेक्स डिफरेंस के बारे में, उसको अंतर है मेल और फीमेल, और आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते, ये सब कब, पहली बार कब सीखेगा वो, बर्थ टू 6 ईयर्स में ही लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोल सीख गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सारी, बस उसको पता लगा है कि ये अलग जेंडर है, ये अलग जेंडर है, 3 साढ़े 3 साल की उम्र में ही पहला एहसास, ठीक। तो बर्थ, जिसको जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलते हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, इसमें सभी ने गलतियां की हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, इसका 3 ऑप्शन सही होगा। जन्म से 6 वर्ष के बीच ही सेक्स डिफरेंसेस। अब देखो 2 चीजों में अंतर है, अभी जब हम बात कर रहे थे कि जेंडर रोल्स, मस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स या सेक्स रोल्स की अगर बात करेगा तो रोल्स तो व्यक्ति एक्वायर करता है कहां, एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस बोले तो अभी बताएंगे कौन सी एज की अवस्था होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है, पहले कुछ नहीं बताऊंगी आज। और लर्निंग सेक्स डिफरेंस, उसको पता है कि अंतर होता है, सेक्स डिफरेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है वो पता उसको बर्थ टू 6 ईयर्स में चल जाएगा, इन्फेंसी में ही चल जाएगा। 2 चीजों में अंतर है। और अगर हम बात करें, एक तीसरी भी चीज है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शायद देखने को मिलेगी, इसलिए मैं वो बता नहीं रही, ठीक। तो आंसर इसका हो गया आपका बर्थ टू 6। ये देखिएगा लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल। भाई दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, कूदना भी सीखेगा बच्चा, किस उम्र में आखिर। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, बेसिक, वो टापू होता है, स्टेपू होता है, हाँ, उस तरह के गेम खेलने लायक फिजिकल स्टेबिलिटी वो सीख पाए, किस स्टेज में होगा, फटाफट से बताओ। 6 to 12। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है ये व्यक्ति, हाँ प्रदीप शर्मा कह रहे हैं इट फील्स लाइक यू आर नॉट सीरियस दिस टाइम। प्रदीप शर्मा उधर उस साइड स्क्रीन के आप कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब मैं हर रोज तो आपको क्या ही बताऊं कि सिचुएशन क्या है या किस तरह की चीजें रही हैं इस दौरान। तो अगर मैं आपके सामने आ पा रही हूं तो ये मानिए कि मैं इसको सीरियस ही ले रही हूँ, अदरवाइज बिल्कुल नहीं दिखती मैं आपको। पिछले 5 सेशन प्रैक्टिस के हो चुके हैं, सिलेबस खत्म हो चुका है टाइम पे, ये भी मैं अगर एंड मोमेंट पे करा रही हूँ तो समझो इस बात को, अदरवाइज हमेशा मैं आपके साथ खड़ी ही होती हूँ। देखिएगा अगर हम बात करें और पिछले 52%, यानी लर्निंग फिजिकल स्किल्स फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, 52% लोग क्या कह रहे हैं, 2 ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे बी, और बी है 6 to 12। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बर्थ टू 6 में वो ऑर्डिनरी गेम्स के लायक उतनी बढ़िया स्ट्रेंथ उसमें नहीं होती कि वो स्टेपू खेल ले, है ना, और जो भी इस तरह के ऑर्डिनरी गेम्स हैं, तब तो वो बेसिक टॉयज के साथ खेल के खुश हो जाता है 3 से 6 वर्ष में, जिसको टॉय एज कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, 6 to 12 ईयर्स। ठीक, अब एक नजर मार लेते हैं किस पे, कि ये क्या कहानी थी, आप कंफ्यूज कहां हुए। लर्निंग टू वॉक, टेक सॉलिड फूड, लर्निंग टू टॉक, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी। ये आप बेशक भूल सकते हैं, बाद में इन्होंने इसको जेंडर मॉडेस्टी कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जब ये थियरी या डेवलपमेंटल टास्क बनाए जा रहे थे, उस समय पे सेक्स और जेंडर में उतना बड़ा रिसर्च उस तरह से नहीं हो पाई थी। तो आज के समय में अगर ये आएगा तो जेंडर डिफरेंसेस के नाम से आएगा, बट जो पुरानी ऑथेंटिक बुक्स में है अभी भी सेक्स डिफरेंस ही लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ भी हो चल जाएगा। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी, तो बेसिकली बच्चे को पता लगता है कि डिफरेंस होता है कुछ, और ये इस तरह से रहते हैं, हम थोड़ा सा भाई ये वाले कपड़े पहनते हैं, ये वाले जेंडर का बेसिक अंतर जो भी होगा। तो लर्निंग सेक्स डिफरेंस कहां आ जाएगा, जन्म से 6 में ही आ जाएगा। बाकी तो आप समझ ही जाएंगे कि भाई चलना कब सीखेगा, खाना कब सीखेगा, और क्या हो सकता है यहां पर, अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यानी बच्चा अपनी गर्दन संभालना सीख गया,
ठीक, फॉर्मिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। भाई सामाजिक दुनिया होती है, एक भौतिक दुनिया होती है, पेड़ पौधे इंसान, ये वाली दुनिया की रियलिटी वो पहली बार पता होगी उसको, बर्थ टू 6 में ही लग जाएगी। लर्निंग टू रिलेट टू वन सेल्फ इमोशनली टू पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर पीपल, जो भी आसपास के लोग हैं उनसे इमोशनली, मम्मी परेशान है तो वो खुद भी दुखी हो जाएगा, रिलेट कर पाएगा। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलपिंग अ कॉन्साइंस, तो वो डिस्टिंग्विश करना सीखता है, ऐसा नहीं कि सीख गया है। ठीक, तो ये कॉन्साइंस में भी फंसते हैं लोग। फिर आता है 6 to 12 ईयर्स। 6 to 12 में, जो कि लेटर चाइल्डहुड है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये हमने अभी देखा, खेलना कूदना दौड़ना भागना। होलसम एटीट्यूड होगा खुद के प्रति। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, क्योंकि ये गैंग एज है। ठीक, लर्निंग एन एप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनिन सेक्स रोल। अब डिफरेंस है यहां पे, क्या है एप्रोप्रिएट सेक्स रोल, एप्रोप्रिएट यानी कौन सा तरीका सही होगा बिहेव करने का, है ना। मैं जाती हूं बोलोगे, जाता हूं नहीं बोलते हैं, मेल फीमेल का अंतर हो गया, ये वो व्हाटएवर। तो एप्रोप्रिएट सेक्स रोल के बारे में पता लगेगा उसे, ऐसा नहीं कि वो जेंडर भूमिकाएं निभाने लग गया है ना। अभी उसको सेक्स डिफरेंस का पता चला जन्म से 6 में। जेंडर रोल्स या सेक्सुअल जो आपका फेमिनिन और मस्कुलिन रोल्स हैं उनको वो एडोलसेंस में जाके निभाएगा। और एप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स का जो पता लगा है कि मम्मी ये काम करती है, पापा ये काम करते हैं, ये क्या है, ये पता लगा है आपका 6 to 12 में। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही भारी, बहुत ही अच्छा, लाइट भी कह सकते हो आप इसको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वॉट एनालिसिस। अब कुछ एडोलसेंस के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस एडोलसेंस के आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, देखिएगा फटाफट से, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है कि सीरियस है दीदी, इस्माइल 24 को पेपर है, आप पर भरोसा है, बहुत बढ़िया। चलिए अभिषेक पढ़ लीजिए, है ना। मैं मजे मजे में कहती हूँ, आपको लगता है सीरियस नहीं हो, है कल से जगी हुई है, ये पीपीटी बन रही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये देखें आपने पहले क्वेश्चंस कहीं, इवन अरेंज भी करने में कई बार टाइम जाता है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है। शाम को 4 बजे इंसान सोए तो आपको लग रहा है सोते ही रह गई मैं, 3.5 घंटे भी ना सोए व्यक्ति। देखिएगा, तो अगर हम बात करें 4 ऑप्शन की, तो 80% लोग कह रहे हैं स्वॉट एनालिसिस इज प्लानिंग टूल दैट इवेल्युएट्स 4 एलिमेंट्स। तो स्वॉट एनालिसिस या एक स्वॉट विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, ये सेल्फ एनालिसिस का एक तरीका है कि व्यक्ति या बच्चा या स्पेशली एडोलसेंट जो 12 से 18 की उम्र के लोग हैं, तो वो किशोर या किशोरी जो हैं अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे इस स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, विश्लेषण के थ्रू। स्वॉट में फुल फॉर्म एस फॉर स्ट्रेंथ्स, यानी बच्चा मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी शक्तियां क्या है, किन चीजों में, किन सब्जेक्ट्स में, किन इमोशंस में मैं अच्छा हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये वो खुद के बारे में ऑब्जर्व कर पाए। वीकनेसेस क्या है, W फॉर वीकनेस, मेरी कमजोरियां क्या है, मैं किस क्षेत्र में वीक हूं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मैथ्स हो, इमोशनली कोई एस्पेक्ट हो। अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास अवसर क्या है या क्या हो सकते हैं, तो क्या आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लाइफ में, जैसे आप एग्जाम को लेके भी एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छा ये वाला नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, तो अवसर, या हो गया तो कैसी प्लान कर रहे हैं लाइफ। थ्रेट्स, खतरे क्या हैं उस चीज के प्रति कि भाई पेपर कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, टाइम पे पहुंच जाऊं, है ना, ये क्या हो गए, खतरे हो गए। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। तो इन चारों का आप एनालिसिस करते हैं, ये बच्चा खुद भी कर सकता है अपने बारे में, और फिर एक फाइनल स्ट्रेटजी पे पहुंच पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ABCD। 76% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ये किसी ना किसी साइड में जरूर आएगा, है ना। तो स्वॉट एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी कहानी ये हो गई कि आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को देख पाना, ये NCERT कहता है ऐसा। एडोलसेंट्स के लिए स्पेशली है कि किशोर या किशोरी जो हैं वो 12 से 18 वाले लोग तो देख ही पाए, जनरली भी अगर बच्चा देख पा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्वॉट को हम ऐसे देखें तो इसको एक बार देखिएगा, अगर हम बात करें, आज AC ऑन करना ही पड़ेगा, कहां से करें ऑन, देखना वो प्लग MCB कुछ देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं, यहां चिपके मत रह जाना, मैं क्लास लूंगी, बीच में नहीं हटाने आऊंगी। देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर स्वॉट की बात करें तो स्ट्रेंथ्स, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी हमारे लिए, ठीक, इंटरनल होंगी। अगर वीकनेसेस की बात कर रहे हैं तो ये हार्मफुल भी हो सकती है, क्या हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, थ्रेट्स भी हार्मफुल वाली कैटेगरी में, तो वीकनेस और थ्रेट्स को हम हार्मफुल वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ जो है वो हेल्पफुल वाली कैटेगरी में आएंगी। स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल मानी जाएगी यहाँ पर, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को माना जाएगा, ठीक है ना। हार्मफुल आपकी थ्रेट्स और वीकनेसेस हो सकती हैं, और थ्रेट्स एक्सटर्नल हो सकती हैं, वीकनेस आपकी इंटरनल होती है। तो इसको इस तरह से भी देख लेना एक बार, ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना।
निशा मैम को बचा लेना प्लीज, देख रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं आप, देखिएगा। तो स्वॉट आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मीनिंग है, और आप क्या करेंगे जब स्वॉट आपने लिख दिया कि भाई अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स खुद लिखो एक पेपर पे या खुद से बताओ। तो आस्क ईच पार्टिसिपेंट टू डू अ सेल्फ स्वॉट एनालिसिस, यानी सेल्फ एनालिसिस, एक सेल्फ इवेल्युएशन बच्चा खुद से कर पाएगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। ठीक है ना, क्लियर है। टीचर्स वर्ल्ड उसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप तो भर गए ना फॉर्म्स। देखिए एक और चीज है इसमें, सिंपैथी और एम्पैथी पे क्वेश्चन आया है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से लेंगे। सिंपैथी की जब हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सहानुभूति, कि हाँ मुझे तुम्हारे दर्द में, कि हाँ यार बुरा लग रहा है, तुम्हारे लिए बड़ा बुरा लगा, तुम्हारे साथ ये घटना घट गई, यानी दुख है या पिटी है, दया महसूस हो रही है किसी के लिए, दुख महसूस हो रहा है किसी के लिए, सिंपैथी है। बेटर क्या है, बेटर है एक टीचर में या बच्चों में भी आप एम्पैथी डेवलप कर पाए, समानुभूति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, समानुभूति कहते हैं। तो सहानुभूति से बेटर है समानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी क्या है, आप दूसरे के दर्द को एग्जैक्टली फील कर पा रहे हैं, या फिर आप खुद को बेसिकली उसके व्यू पॉइंट से देख पा रहे हैं। फील करना तो चलो सिंपैथी में भी आ जाएगा, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाना, या उसके शूज में होकर के देख पाना, उस जगह पे खड़े होकर के देख पाना। अगर आपकी लाइफ में वैसा कुछ हुआ होगा, आप एम्पैथाइज कर पाएंगे, या फिर आप सच में ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एम्पैथेटिक है, जैसे मदर टेरेसा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एम्पैथी क्या है, दूसरे के शूज में जाकर के खुद को उस सिचुएशन में खड़े करके देख पाना, एम्पैथी है। सिंपैथी क्या है, हाँ तुम्हारे दुख में हमें भी दुख हुआ जी, फील हो रहा है आपको, सैड फील हो रहा है किसी के लिए, पिटी, दया का भाव आ रहा है, तो वो सिंपैथी है। लेकिन जब आप दूसरे के व्यू पॉइंट से एग्जैक्टली उस जगह पे खड़े होकर के देख पाते हैं, तो वो एम्पैथी है। अब इसके लिए ये जरूरी है कि हम एक ओला करके, इन्होंने एक टेक्निक बताई हुई है एनसीईआरटी ने। ओला क्या है, ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म्स में कराती रहती हूं आपको। O फॉर ऑब्जर्व, यानी आप ऑब्जर्व करिए। L फॉर लिसन, यानी बच्चे भी एक दूसरे को सुनना सीखें, या आप भी एज अ टीचर बच्चों को सुनना सीखें। तो पहले तो आप अवलोकन करते हैं, व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाएगा वो स्ट्रेस्ड है नहीं है। लिसन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुनेंगे आप, है ना, बिना सामने वाले को बॉदर किए, एक अच्छे लिसनर की तरह। और फिर आस्क, यानी पूछेंगे क्लियर करने के लिए कि आपको समझ में आ पाया या नहीं आ पाया, सामने वाला क्या कहना चाहता है, उस बात को कंफर्म करेंगे पूछ करके। ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड प्रदीप। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ओला में क्या है, ये सिंपैथी और एम्पैथी के लिए, एम्पैथी डेवलप कराने के लिए हम बेसिकली ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, या बच्चों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो इनकेस ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्व, यानी आप बच्चे को देख रहे हैं या बच्चा खुद को ऑब्जर्व करता है। आप क्या करते हैं, L फॉर लिसन, सुनते हैं, और बच्चों में भी ये आदत डेवलप करा सकते हैं और पूछते हैं फिर कंफर्म कराने के लिए। तो ये एक अच्छी टेक्निक हो जाएगी जिससे बच्चा खुद को और दूसरों को और एम्पैथाइज भी बेटर कर पाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 20। एडोलेसेंस इज द पीरियड बिटवीन, यानी किशोरावस्था किस के बीच का एक पीरियड है। किशोरावस्था से कई इंपॉर्टेंट चीजें, जो डाउट्स होंगे ना, जिनमें आप फंस सकते थे कल पेपर में। एडोलेसेंस सबने पढ़ा होगा, लेकिन कई चीजें ऐसी निकल करके आएंगी जो आपने पढ़ी तो है बट ध्यान नहीं दिया उनपे, है ना। तो वो अभी आपकी यहीं क्लियर हो जाएंगी। एटलीस्ट ऐसा ना लगे आपको कि सब कुछ पता है और पेपर में आप फंसे। बताइएगा फटाफट से, तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बी ऑप्शन 96% लोग कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहां, एडोलेसेंस इज द पीरियड बिटवीन, यानी किशोरावस्था किसके बीच का पीरियड है, तो ये बच्चे को पता है, नहीं पता तो पता हो जाना चाहिए कि चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो क्या कहलाता है निशा, एडोलेसेंस कहलाता है। बहुत ही भारी आवाज में, बहुत ही मेहनत के साथ निशा ने बता दिया है। थोड़ा पोल का टाइम इंक्रीज कर दो यार, अभी तक ये दे भी नहीं पाते हैं बेचारे। ट्रांजिशनल पीरियड या ब्रिज पीरियड एक तरह से, ठीक है ना। इसको हम किसके बीच की चौखट कह सकते हैं, दहलीज, ठीक, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की। ये तो एक ब्रिज हो गया, ट्रांजिशन का पीरियड हो गया। और ये थ्रेशोल्ड है किसके लिए, अडल्टहुड के लिए, एक दरवाजा है, एक दहलीज है अडल्टहुड पे जाने की, थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये तो जमानों से पढ़ते आ रहे हैं कि तनाव एवं तूफान का काल। किसका, तनाव एवं तूफान का काल, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई, गिटोरनी मेट्रो से चले जाना चालू, और टेंशन लेना मत, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस अपने सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट लगाना हर जगह पे। तो ये एक बेसिक बात हो गई। तो ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड है जब बच्चा ना तो बच्चा ही है और ना बड़ा ही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, एडोलेसेंस बिगिंस एंड एंड्स विद। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी।
एडोलसेंस बिगिंस एंड एंड्स, यानी शुरू कब होता है किशोरावस्था और एंड कब होता है, यानी शुरू और समाप्ति का काल पूछा है किशोरावस्था के। पहला ऑप्शन है 11 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो बिगिंस है वो है 11 साल में शुरू होगा, 18 साल में खत्म होगा, है ना। 12 में शुरू होगा, 16 में खत्म हो जाएगा, 13 में शुरू होकर, देखो ये ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि 12 से 16 की कोई तुक नहीं बन रही यहाँ पे, ठीक है ना। फिर वो अर्ली लेटर फलाना ढिमकाना जो जनरली पूछा जाता नहीं है, पूछ ले तो आपकी किस्मत खराब। 15 एंड 18 ईयर्स, ये भी खराब बात हो गई, है ना। तो हमें पता है या तो ए होगा या तो सी होगा ऑप्शन, ठीक, या तो ए होगा। आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। अब इसमें सब कंफ्यूज हैं। 57% लोग, 56% लोग ए कह रहे हैं और बाकी के इतने ही परसेंट लोग क्या कह रहे हैं, सी कह रहे होंगे। मेरे ख्याल में 32% लोग सी कह रहे हैं। देख रहे हो, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे अगर होता तो बस फिर क्या ही होता, लेकिन इसमें भी हम पूरे हाफ क्वांटिटी में फंस रहे हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें 11 एंड 18 ईयर्स या 13 एंड 18 ईयर्स, दोनों बातें सही हैं अपनी जगह, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटीज कहती है या एनआईओएस कहता है वो क्या है, 11 ईयर्स से शुरू होता है और 18 ईयर्स पे खत्म होता है। कौन सा काल आपका, किशोरावस्था का काल। तो 11 और 18 ईयर्स के बीच की स्थिति है। इसके लिए आप चैलेंज कर पाएंगे आंसर की को, क्यों, क्योंकि आपके पास एनआईओएस का डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट होगा। एनसीईआरटी में हालांकि वो 13 और 18 की भी बात करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये एग्जैक्टली यही शब्दों का प्रयोग एनआईओएस में किया गया है। तो 11 से 18 जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो 11 से 18 है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। अब इस 11 से 18 में एनसीईआरटी क्या कहता है कि भाई 13 एंड 18 इसी के बीच में पड़ेगा। अब क्योंकि ये टीन ईयर्स हैं, 13, 18, तो ऑफ कोर्स इसलिए इसको टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि टीन एज भी इसी के बीच में पड़ रही है। एक तरह से इस चीज को वो कह रहे हैं, ठीक। तो ये टीन एज भी किस लिए कही जा रही है, क्योंकि 13 एंड 18 इसी टाइम पीरियड में पढ़ते हैं या आते हैं 11 एंड 18 ईयर्स के बीच में ही। अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था है उसको WHO क्या कहता है, किशोरावस्था कहता है, ठीक। 11 से 18 एनआईओएस। जनरली जो देख लेते हैं वो 12 से 18 भी आ जाता है। इट डिपेंड्स के ऑप्शन में क्या दिया है, रट के नहीं जाना ये। अगर ऑप्शन में आपको 12 से 18 ही दिया हुआ है तो क्यों आप बेकार में वहां 11 से 18 ढूंढेंगे, या 13 से 18 ही दिया हुआ है तो वो भी ठीक है, 1-2 साल ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग पूछा है तो 10 से 19 एग्जैक्ट रहेगा। नॉर्मल केस में ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं एग्जैक्ट, तो 11 से 18 ही आप टिक करेंगे क्योंकि उसका एविडेंस हमारे पास है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें कई लोग फंस रहे हैं। ये टीजीटी वगैरह में पूछा गया है, जबकि ये मैं बैचेस में फर्स्ट यूनिट में साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, करा चुकी हूँ। जो लोग बैच में होंगे उनको पता होना चाहिए। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी अमोंगेस्ट गर्ल्स, यानी लड़कियों में यौवनारंभ की प्रथम लक्षण जो है, यौवनारंभ का प्रथम लक्षण, यानी पहला साइन प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी क्या है, जब सेक्सुअली मेच्योर या एक्टिव बन रहे हैं मेल या फीमेल व्यक्ति, एक एडोलसेंट, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां एडोलेसियर जो वर्ड है जिससे बना है एडोलेसेंस, वो आया ही कहां से है, तो एक एडोलेसियर वर्ड से बना है एडोलेसेंस, ठीक। इतना हमें पता है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी। अब ग्रो टू मेच्योरिटी के बीच में एक ये, जब रिप्रोडक्टिव वे में व्यक्ति क्या है, एक्टिव होगा या मेच्योर होगा, तो वो प्यूबर्टी वाला स्टेज आ जाएगा, ठीक। जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो टू ग्रो टू मेच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना जो है वो एडोलेसेंस है। एक आपके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं। खैर इसमें आपने मैराथन भी देख लिए होंगे यूट्यूब पे, तो एडोलेसेंस आपका क्लियर होगा। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग, 62% लोग। क्या समझे आप इस बात को, बिल्कुल सही समझेंगे। देखिएगा इसमें भी कई इवन गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैं जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को पहला लक्षण मानती हैं और मेंस्ट्रुएशन को लास्ट मानती हैं, बट आपको उसको नहीं कंसिडर करना। क्यों, क्योंकि आपका जो एनआईओएस है वो क्लियरली मेंशन करता है कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को उन्होंने क्या माना है, पहला साइन माना है प्यूबर्टी का, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के शुरुआत को क्या माना है उन्होंने, पहला साइन माना है पूजा। और ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक है आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी वो हैं जो डायरेक्टली आपके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, और अगर सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं तो वो उसके अराउंड की बातें हैं। जैसे ये जो ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर है एंड ऑल, ये सब क्या है, सेकेंडरी में आएंगे।
तो यहां पे जरूरी बस सिंपल बात याद रखनी है कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी अमंगेस्ट गर्ल ऑन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एज पर एनआईओएस हम चैलेंज कर पाएंगे। ठीक है, हम चैलेंज कर पाएंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ओ गॉड सॉरी। तो अगर हम बात करें ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म की शुरुआत, ये लड़कियों के पहले साइन की बात हो गई। अब लड़कों का भी सेम क्वेश्चन बन सकता है या आया भी है, आई थिंक टीजीटी में से किसी ने पेपर दे करके कमेंट भी किया था। ठीक, जबकि ये हम पहले से, ये तो मैं आपको बैच में भी करा चुकी थी, बना चुकी थी मैं क्वेश्चन बहुत पहले। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी अमंगेस्ट द बॉयज। अब ये क्योंकि एक बहुत बेसिक सी बात है जो पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है मैंने दुनिया से अलग इजाद कर दिया, ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी अमंगेस्ट द बॉयज। हालांकि मेरी नजर में अगर पूछेंगे आप तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि इसको पूछा जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि आप पेरेंट तो है नहीं। देखिएगा सी ऑप्शन 54% लोग कह रहे हैं यहां पे। देखिएगा, बताइए, देखिए ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज, और गलत नहीं है क्योंकि ये साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट है, तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग, इन चारों में से भी दो आपको कहीं पे फेशियल ग्रोथ मिल जाएगा, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी कुछ भी है, अच्छी खासी ऑथेंटिक सोर्सेज में भी कहीं पे प्यूबिक हेयर मिल जाएगा। ठीक, बाद में ब्रेकिंग ऑफ वॉइस आती है ना, लेकिन जो आपका एनआईओएस है वो किसको मानेगा? नॉक्टर्नल एमिशन को। ठीक, तो गर्ल्स में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी एज पर एनआईओएस, और फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज वो क्या है? नॉक्टर्नल एमिशन। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और समझते हैं क्या कहानी है। ड्यूरिंग अडोलेसेंस देयर इज मूवमेंट अवे फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड्स, यानी किशोरावस्था के दौरान माता पिता से डैश की ओर गति होती है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, माता पिता से किस तरफ मूव करने लग जाते हैं बच्चे, या जो उनका रुझान है वो माता पिता से हट करके किस तरफ जाने लग जाएगा? इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है धरती पे। सिबलिंग्स चलो हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता है पीयर इन्फ्लुएंस भयंकर होता है। ठीक, फ्रेंड्स और पीयर्स क्या है? लगभग आपकी सेम एज के लोग, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी हो सकते हैं, और फ्रेंड्स क्या है? वो दोस्त आपके हैं, वो भी क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो लगभग बात सेम ही हो गई। लेकिन सिबलिंग्स जरूरी नहीं है आपकी एज के हों या आप बहुत ज्यादा उनके साथ घुल मिल पा रहे हो। ठीक, तो पीयर्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है इस दौरान कि मेरे दोस्त ने ये वाली बाइक ली, मुझे भी यही लेनी है। ठीक, तो बी और सी सही है यहां पर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। अभी तक पोल हमारी निशा जी ने हटाया ही नहीं है, वाओ, बिंगो। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अभी 25 क्वेश्चन और हैं। फ्रीक्वेंट डैश लीड टू दी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अडोलेसेंट इमोशंस, यानी बार बार डैश किशोरावस्था में किशोर भावनाओं की अप्रत्याशितता की ओर ले जाता है, किशोर की भावनाओं को जो भी है व्हाटएवर, अप्रत्याशितता की अगर हम बात करें दैट मींस अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते आप। एक मिनट में बहुत खुश, एक मिनट में बहुत दुखी, एक मिनट में कूद रहे हैं, एक मिनट में उछल रहे हैं, दूसरे मिनट में रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक, तो ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स है। इसका रीजन क्या है? फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स लीड टू, एमएस लिख देती हूं, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हैं इस स्टेज में, इसलिए तो स्टैनली हॉल ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज का है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह के चेंजेस भर भर के हो रहे होते हैं। ठीक, तो ये मूड स्विंग्स जो है, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स के कारण क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस होगी या इंस्टेबिलिटी होगी। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। वोकेशनल एंजाइटी भी होती है, बट कारण यहां पे किस बात को पूछा है? क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या, नहीं तो ये सारी बातें सही हैं, स्टेबिलिटी को छोड़ दें तो, है ना, स्टेबिलिटी तो नहीं हो सकती इस उम्र में इमोशंस की, वो तो इंस्टेबल होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। निशा जी पोल दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। कहता है इन द एरिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एडोलेसेंट्स बिगिन टू डेवलप अ सेट ऑफ, यानी मॉरल डेवलपमेंट क्या है? सही और गलत का विकास। किसके अंडर आता है? सोशल डेवलपमेंट के। ठीक, और इसमें कोहलबर्ग ने भी बात की है, पियाजे ने भी बात की है। ठीक, तो मॉरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एडोलेसेंट्स बिगिन टू डेवलप, अब ये वो वाली उम्र है 11 से 18 जहां पर एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी आएगा, आपका डिडक्टिव लॉजिक भी आ जाएगा, मतलब जितना भी मैक्सिमम इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट है वो इसी उम्र में आपका जो भी बौद्धिक विकास है सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए और जवाब दीजिए। अगर हम बात करें, बी ऑप्शन कह रहे हैं 78% लोग, पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन दी एरिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट
अगर हम नैतिक विकास के क्षेत्र में बात करें तो एक एडोलेसेंट की, एक किशोर की अपनी कुछ सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं, जो उसको लगता है कि यार मेरे ये नियम है, मेरी ये पर्सनल वैल्यूज है, मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा या वॉट एवर इट इज, या चोरी नहीं करूंगा। ये सब क्या है? पर्सनल सेट ऑफ वैल्यूज हैं, या सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज हैं कि उसके व्यक्तिगत मूल्य क्या है जीवन में, उसका सही गलत क्या है। मॉरल डेवलपमेंट यही तो है कि क्या सही और क्या गलत है, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं और क्यों जाऊं, ठीक है ना। तो एक पर्सनल वैल्यूज का सेट तैयार हो जाएगा। रीजनिंग होती है, रीजनिंग डेवलप होती है, नो डाउट, बट इस रीजनिंग के बेस पे या जैसे भी उसने क्या किया है, अपनी पर्सनल वैल्यूज के सेट को क्या किया है, डेवलप किया है। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा पूछा क्या है, बिगिन टू डेवलप अ सेट ऑफ रीजनिंग। सेट ऑफ रीजनिंग क्या होता है? सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज, ठीक है ना। कल भी क्लास लूंगी, बिल्कुल लूंगी, 2-3 दिन आपका ये सेशन होंगे, कुछ 150 क्वेश्चन के करीब करेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो वोकेशनल एंजाइटी है ये भी होती है, क्योंकि व्यवसाय आगे करना क्या है व्यक्ति को, है ना, ये सब भी आता है। चिंता होती है फ्यूचर की, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन पूछा क्या है उसके हिसाब से जवाब देंगे। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, ये कहता है द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स, यानी किशोरों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र। साइकोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस यानी मन, बुद्धि और बाकी इमोशनल एस्पेक्ट्स आपके। फटाफट से जवाब दीजिए, साइकोलॉजिकल चेंजेस में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र किससे संबंधित हो सकता है? देखिएगा डी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स अपीयर इमोशनल। हाँ, इमोशनल कोई फिजिकल थोड़ा ना होता है, साइकोलॉजिकल में बस फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा, ठीक। सोशल, हाँ। कॉग्निटिव, हाँ। तो तीनों ही बातें सही है। फिजिकल होता तो ये काउंट नहीं होता यहाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 28, द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब आप सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसको हम प्यूबर्टी कह रहे हैं। When sexual maturity or the ability to reproduce is attained is commonly known as, यानी वो स्टेज जब प्यूबर्टी का ऑनसेट है या शुरुआत है, स्टार्ट है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आनी शुरू हुई है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यानी नई जनरेशन को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्षमता आनी शुरू हुई है, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? तो आपके घर का छोटा सा बच्चा 3 मंथ्स का, वो भी कहेगा चिल्ला करके कि किशोरावस्था कहते हैं, यानी एडोलेसेंस, है ना। 12 से 18 जनरली हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, और 11 से 18 आपका NIOS के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। फिर हम बात करेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये कहता है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट, है ना। ये तो इसने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो वर्ड यूज होता है वोकेशनल एंग्जाइटी, यानी दुश्चिंता, बहुत चिंता में है वो। गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम उसको दिलाते हैं, बहुत सारे इमोशंस इधर उधर हो रहे हैं, वो जीवन में चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा, वो किस तरह से जाना जाएगा, वो क्या काम करेगा, कौन? एक एडोलेसेंट, ठीक। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड जहां पे व्यक्ति को वोकेशनल एंग्जाइटी यानी जो आपका व्यावसायिक चिंता है या समायोजन है उसका सामना करना पड़ेगा कि अब मुझे लाइफ में किस तरफ जाना है, क्या करना है। उस समय वो चिंता का समय हो जाता है, ठीक। तो हम कहेंगे कि भाई एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कौन सा पीरियड है? वोकेशनल एंग्जाइटी का, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का। ध्यान रखिएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में फंसा सकते हैं, है ना। इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता, इमोशंस का तो इतना बहाव है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है कि स्टेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती इस उम्र में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में खुश, मूड स्विंग्स वाली सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एट व्हाट स्टेज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हैपन रैपिडली, यानी शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है बहुत तेजी से, ग्रोथ स्पर्ट भी कह देते हैं, एडोलेसेंस में हिट होता है ना, बहुत तेजी से हाइट भी बढ़ती है। तो फिजिकल चेंजेस भी हैं, फिर मेंटल चेंजेस भी हैं, इमोशनल चेंजेस भी हैं। अब ये कौन सी स्टेज है? इतने सारे एक साथ चेंजेस इतने एस्पेक्ट में हो रहे हैं, तो हम कहेंगे एडोलेसेंस, ठीक। क्योंकि इससे पहले जो है शारीरिक परिवर्तन ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स चेंजेस जहां पे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सब आ गया, तो वो एडोलेसेंस है। सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा होता या मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहा होता तो हम चाइल्डहुड की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये क्या कहता है बताइए, पोल में जवाब दीजिए। और मैं इतने 1-2 कमेंट्स आप लोगों के पढ़ लेती हूँ, मजा आ रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चंस लेवल इंक्रीज करो। अरे इसमें इससे ज्यादा नहीं आएगा, मतलब ये टॉपिक की अगर हम बात करें, इसमें लगभग हर तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि वो हैं जो हल्की सी लैंग्वेज ट्वीक करेगा और आप घबरा जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका इस चीज से? हाँ बताओ क्या कह रही हो? AC अब तो चल गया, तुम तो कपड़े भी पहन के बैठी हो यार, बताइएगा।
फटाफट से बताइएगा। लो बंद कर दे, जाओ ऐश करो। 49% लोग। देखिएगा, अगर हम बात करें, कल बढ़ जाएगा इसका लेवल ना, जो जिन लोगों को लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को लेवल बढ़ाना कहते हैं, तो आप पेपर में फंस जाएंगे फिर, है ना। क्वेश्चंस हर तरह के कराए जाएंगे जो भी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ एडोलेसेंट, यानी सामाजिक क्षमता पे उसकी, कि वो कैसे समाज में व्यवहार करेगा, उस किस चीज की या किन की अपेक्षाओं का प्रभाव बच्चे पे पड़ सकता है, उसके सामाजिक व्यवहार पे पड़ सकता है, बता दीजिए। हाँ, वो हो जाएगा छाया, कल तक मिल जाएंगे आपको। जितने भी यूनिट्स हैं वो, उनके जो नोट्स या पीडीएफ्स हैं वो एक जगह पे कंपाइल होके आपको मिल जाएंगे, जो लोग पेड कोर्स में हैं। मैंने कहा था वो चीज पूरी होगी, पीआरटी के पहले कहा था। चलिए देखिएगा फटाफट से। 52% लोग कह रहे हैं रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, नहीं, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। सही उत्तर क्या है? कहाँ है वो इंसान जो कह रहा था लेवल बढ़ाओ, है? इतने आसान क्वेश्चंस में लेट जा रहे हो तो कैसे चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ एन एडोलसेंट। भाई अगर माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, माँ बाप भी सही से व्यवहार करते हैं समाज में, तो आप भी नेचुरली ठीक से व्यवहार करोगे। कोई अंकल आ रहे हैं उनको नमस्ते करोगे, पानी पिलाओगे, चार बातें कर लोगे। तो पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो सोशल कॉम्पिटेंस पे बच्चे की, कि वो सामाजिक रूप से कैसे बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस बात का। इतने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया, बताओ हम क्या करें, है ना। ये सारी चीजें, ये रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस भी रिलेशनशिप कैसे हैं उस हिसाब से सोशली कॉम्पिटेंट बनेगा बच्चा। आप देखते हैं वो कैब भी वही यूज करते हैं आप जो आपके पेरेंट्स यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इस स्टेज में स्पेशली। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ये शायद आखिरी सवाल है एडोलेसेंस का। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, टास्क ऑफ द एडोलेसेंट इज टू। एरिक्सन के अनुसार किशोर का कार्य क्या होना चाहिए, बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन है डेवलप अ सेंस ऑफ मॉरलिटी, यानी सही गलत। डेवलप अ सेंस तो शुरुआत में ही आ गया था, ठीक। फाइंड इंटीमेसी विद अनदर, तो इंटीमेसी जो है वो इसके बाद अडल्टहुड का टास्क है। डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव, यानी इनिशिएट करना सीख जाए। और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की जो अवस्था है वो 3 से 6 के करीब में होगी जब आप बात करेंगे एरिक्सन के स्टेजेस की, ठीक। तो ये भी नहीं है। फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, ये बात बिल्कुल सही है। डी 47% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन। भाई आइडेंटिटी क्राइसिस जो शब्द है वो कॉइन किया था किसने? एरिक्सन ने। कि पहचान का संकट होता है 12 से 18 की उम्र में, आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है कि मैं क्या करूंगा, लोग मुझे कैसे जानेंगे, मैं हूं कौन, इस तरह की चीजें, ठीक। तो एक कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं क्या हूं, मुझे हर दिन, मान लो मैं एक इंटर्नशिप करती हूँ या मैं किसी फील्ड में हूं, मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो मैं कहूंगी यार मैं साइंस स्टूडेंट हूँ या मुझे इस तरफ जाना है, तो एक कंसिस्टेंट सेल्फ आ गया, या मैं टीचर हूं। लेकिन एडोलेसेंस में क्या होगा, इधर उधर बहुत सारी, आपको एक दिन लगेगा ये करना सही है, दूसरे दिन लगेगा ये सही है, तीसरे दिन लगेगा ये सही है। बड़े कह रहे हैं बच्चे हो, बच्चे कह रहे हैं बड़े हो, समझ नहीं आ रहा आप हो कौन, तो रोल कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है कई बार। तो एक कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ अपने आप में टास्क है एडोलेसेंस या एडोलेसेंट एज में पाना, जिसको आइडेंटिटी फॉर्मेशन या आइडेंटिटी क्रिएशन कहेंगे। कंसिस्टेंट आइडेंटिटी किसको कहेंगे? जो चीज कंसिस्टेंट हो, तभी तो कहेंगे इसकी पहचान बन गई है, क्योंकि वो चीज लगातार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है और पढ़िए, जवाब दीजिए। इमोशनल डेवलपमेंट रीचेस इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी क्लाइमैक्स कहां कब पहुंच रहे हैं? इमोशनल डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स, या इसको फिजिकल डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स भी कह देते हैं कई लोग। तो मतलब एक तरह से पीक इमोशनल या फिर मेंटल डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स भी कह देते हैं कई लोग, क्योंकि मैक्सिमम डेवलपमेंट आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धि का, आपके इमोशंस का एडोलेसेंस, सी ऑप्शन। क्लाइमैक्स से यहां पे इमोशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ है कि उथल पुथल दुनिया भर की, है ना, और कंट्रोल भी फिर आप जान पाएंगे, तो सी ऑप्शन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। पोल रोकिएगा निशा जी 1 मिनट, उनको कुछ बातें बता दी जाए। एडोलेसेंस की हमने बात कर ली, कुछ वोकेशनल एंजाइटी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज आप इस समय पे डेवलप कर सकते हो। आपका जो AEP है, एडोलेसेंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम, इसकी बात गवर्नमेंट कर रही है ना। आपको ओपन होना है बच्चों के साथ, नॉन जजमेंटल होना है एज अ टीचर, सेंसिटिव होना है, एम्पैथेटिक होना है, ठीक। इसके अलावा क्या करना है? कॉन्फिडेंशियल रहना है, कि आप बच्चे की डिटेल्स पूरी क्लास को ना पता हो, आपको उसने बता दिया ट्रस्ट करके,
और फिर पूरी दुनिया को पता है वो चीज। वैसा नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए आप, उसके साथ डिस्कशन चर्चा कर पाए, उसकी समस्याओं को समझ पाए, एम्पैथाइज कर पाए, उसके शूज में जाके देख पाए उसके इश्यूज को। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये एडोलसेंस एजुकेशनल प्रोग्राम में या प्लान में बेसिकली है, एक बार इसको देख लेना। और एपी, हाँ, एडोलसेंस एजुकेशन प्लान, बिल्कुल क्लियर है। ये भी पूरा लिखूं, नहीं लिखूं? एडोलसेंस एजुकेशन प्लान। चलें आगे बढ़ें, देखिएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। एक 5 A's वाला भी मॉडल है, ये भी पीडीएफ में मैंने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इमोशनली इंस्टेबल होगा, एक एनोरेक्सिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये डिसऑर्डर्स हैं, नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में खाना छोड़ देंगे, स्पेशली फीमेल्स में होता है ना। एनोरेक्सिया में खाना छोड़ देंगे क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा वेट उनका बढ़ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। तो वो डाइटिंग पे आ जाएंगी। फीमेल्स में ज्यादा होगा, गर्ल्स में एडोलसेंस के दौरान ही। बुलिमिया में क्या है, बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करना और फिर उसको उलट देना, है ना, उल्टियां कर देना, वो है बुलिमिया। तो ये डिसऑर्डर्स हैं एडोलसेंस के। डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन, और ये तो आप पढ़ सकते हैं वो 47 पेज वाले नोट्स से भी, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें फ्री है सभी के लिए वो नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर वहां से आ जाएंगे। डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। यानी वो कौन सा पर्टिकुलर समय है, जब हम बात करें किस चीज की, विशिष्ट समय, जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यानी मेरे एनवायरनमेंट में लैंग्वेज बोली जा रही है, मैं तुरंत अडेप्ट कर लूंगी, ठीक है, मेरे एनवायरनमेंट में जो चल रहा है मैं उसको तुरंत अडेप्ट कर लूंगी। तो स्टिमुलाई के प्रति क्या है आप, सेंसिटिव हैं, ससेप्टेबल हैं। इसी को सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है, इसी को क्रिटिकल पीरियड भी कहा जाता है, जब आप किसी चीज को सबसे तेजी से या बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना, क्रिटिकल पीरियड भी कहा जाता है। जैसे क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 35। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, ये थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ये वाले क्वेश्चन आप भूल ना गए हो जिन्होंने नया वाला सीटेट नहीं दिया है। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, अजर्शन, यानी एक कथन है और दूसरा इसका कारण है। अब आपको देखना है क्या कथन सही है। अगर कथन सही है तो क्या इसका रीजन सही है, क्या दोनों गलत है, क्या दोनों में से एक सही है। यही 4 प्रोबेबिलिटीज इसमें बन सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो अजर्शन यानी कथन क्या कहता है, comparisons among children can very accurately assess a child's developmental progress। यानी बच्चों में कंपैरिजन कर दो, 2 बच्चे हैं तो कंपेयर कर दो, उनकी तुलना करो, अरे ये वाला अच्छा है वो वाला अच्छा है, तो इससे एकदम एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो ये इतनी वाहियात बात है, कंपैरिजन नहीं, कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक, हम कोऑपरेट करेंगे, सहयोग की बात करूंगे बच्चों में, कंपेयर नहीं कराते एज अ टीचर। रीजन या पेरेंट भी, इसका तर्क क्या है, the pattern and sequence of development as well as the rates of development are the same for all children universally। ध्यान रखिएगा, पैटर्न एंड सीक्वेंस जो है सबके लिए सेम है, चाहे वो बच्चा अफगानिस्तान का हो, चाहे वो बच्चा अमेरिका का हो, कनाडा का हो, इंडिया का हो, श्रीलंका का हो, है ना, सबके लिए पैटर्न सेम होता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता दौड़ना पहले शुरू कर दे और बाद में चलना सीखे। पैटर्न सबके लिए सेम है। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये भी पूछ लिया ना, ग्रोथ है कि डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो क्या है, एक पैटर्न है, दिशा है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन है, वो सबके लिए सेम है। लेकिन रेट सेम नहीं हो सकता। रेट तो भाई शरीर के सारे अंगों का भी सेम नहीं होता। आपकी ये एडोलसेंस में होता है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेटली बॉडी बढ़ रही होती है, शरीर के कुछ अंग या कुछ भाग आपको लग सकता है ज्यादा ब्रॉड है, जैसे शोल्डर्स ब्रॉड हो गए, बट हाइट अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है ना, तो वो डिस्प्रोपोर्शन जो है प्रोपोर्शन में नहीं होते रेट, क्योंकि सेम रेट नहीं है। इवन शरीर के सभी अंगों के डेवलपमेंट का भी, बच्चों का तो छोड़ ही दो, सभी का सेम होना, एक व्यक्ति के अंदर शरीर के सभी भागों में भी सेम दर फॉलो नहीं होती। किसी क्षेत्र में किसी स्टेज में तेज होता है, किसी स्टेज में स्लो होता है। तो रेट यूनिवर्सली सेम नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो इजी हो गया, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए इज ट्रू नहीं, ए भी ट्रू नहीं है ना, कंपेयर करने की बात करेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, 14 क्वेश्चंस आपके और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट। संज्ञानात्मक विकास पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये ध्यान रखिएगा, अभी मेरा जो भाई है वो आया हुआ है तो वो पूछता है, तो मुझे आप लोगों के लिए भी चीजें याद आ जाती हैं। तो वाइगॉस्की की थियरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, लेकिन कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं
और वो नेचुरल भी है कि हम इतनी बार पढ़ लेते हैं उसको। सोशियो कल्चरल अप्रोच तो नाम है उसका, लेकिन वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है ना, संज्ञानात्मक विकास की थियरी है। सेम एज जैसे पियाजे की थियरी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है। दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगॉस्की समाज में ग्रुप में सीखने की बात करेंगे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे ग्रुप में, और वहीं पियाजे इंडिपेंडेंटली ज्यादा सिखाने पे फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं कि सोशल एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। इसके अलावा एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी जो अभी नहीं आ रही, हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? आपकी नॉलेज एक्वायर करने की क्षमता, आपकी अटेंशन, परसेप्शन, जितने भी काम आप दिमाग से करते हैं, सिंपल बात, ठीक, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब किसका हिस्सा है? रीजनिंग, ये सब मिक्स करा दूंगी मैं मुसाफिर, ठीक, टेंशन ना लो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या सही है? तो लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने सीटेट में भी मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज यानी भाषा भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है, और लेफ्ट ब्रेन में होती है, हमारे लॉजिकल ब्रेन में। और लैंग्वेज डेवलपमेंट से बेहतर ही होता है या इंपॉर्टेंट चीज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती, हमारी समझ कैसे अच्छे से विकसित होती है? आप खुद सोचिए, मैं और आप ऐसे बात ही नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज क्या है? महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कौन कह रहे हैं? वाइगॉस्की भी कह रहे हैं, हर कोई कहेगा, है ना। तो अगर स्पेशली अगर वाइगॉस्की की माने तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे। तो लैंग्वेज प्ले नहीं करती रोल, हिंडर करेगी नहीं, बाधा थोड़ी ना बनेगी, और ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। ये 2-3 क्वेश्चन इजी हैं, फिर आएंगे उसी तरह क्वेश्चंस पे। एक बालक के व्यक्तिगत विकास की जब हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल चाइल्ड के विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी आप सही सही प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आज 0.1% बढ़ा है, कल 0.2% बढ़ेगा, तो आप तो ईश्वर बन गए हैं फिर, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। कोई कह रहा है नेट खत्म हो गया, स्पीड बढ़ा लो, बढ़ा लेते हैं, ठीक। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात एकदम सही है कि जो दर है वो भिन्न होती है, लेकिन पैटर्न को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सही है। डिसऑर्डरली और डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता। डिसकॉन्टिन्यूअस पियाजे के अकॉर्डिंग है, या कोलबर्ग के अकॉर्डिंग है, जिन्होंने भी स्टेज थियरी की बात की है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है ज्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग। और डिसऑर्डरली तो किसी के हिसाब से नहीं होता, ऑर्डरली होता है, एक सीक्वेंस में होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कुछ ज्यादा ही स्पीड बढ़ गई, चलिए फटाफट से समझेंगे। कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से पोल देंगी निशा, और फिर बताएंगी, ताकि हम फटाफट से आगे बढ़ सकें। अभी मेच्योरिटी और ग्रोथ पे भी आएंगे। अभी है एक क्वेश्चन जिसमें आप फंसेंगे, देखना, सभी फंसेंगे ज्यादातर लोग। आगे बढ़ते हैं। 98% लोग, 95% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल नहीं होता, बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस क्या है आपको पता है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, फिर जाकर के अडोलसेंस है, फिर अडल्टहुड है, ठीक, सीक्वेंस है एक, ठीक। वैसे भी आपको पता है कि एक सीक्वेंस में होगा, बच्चा गर्दन संभालना सीखेगा, ये होगा वो होगा। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, नहीं, ऑर्डरली होगा, ये भी गलत है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये ज्यादातर लोग मानेंगे, है ना। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वाइगॉस्की मान रहे हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं, ठीक। डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, भाई कल्चर का ही तो खेल है। हो सकता है आपके कल्चर में एक व्यक्ति को 17-18 साल में ही मजबूर कर दिया जाता हो शादी के लिए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन उस एज में बन गया, किसी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा कहना, तो सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, लेकिन डालना जरूरी है क्योंकि पूछा जाएगा, घुमा करके पूछ लिया जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, ठीक है। अंशिका बहुत बढ़िया, जागते रहो, नारा लगा रही हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से जुड़ा हुआ होगा, जबकि मैचुरेशन का संबंध फिजिकल से तो एक बार को हो सकता है, कॉग्निटिव मतलब ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन मेजरली किसका रोल है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या मेजरली मैचुरेशन का रोल है?
नहीं, फिजिकल में ज्यादा होगा। सोशल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का टोटल रोल है, ये हमें पता है, क्योंकि समाज एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। हमें माँ के गर्भ में थोड़ी पता है कौन सा समाज। मॉरल जो है मैचुरेशन का नहीं, सोशल का या एनवायरमेंट का ही पार्ट है मॉरल डेवलपमेंट भी। तो सी ऑप्शन, सोशल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा प्रभाव एनवायरमेंट का पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन पूछता है ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट, यानी सामाजिक रूप से और आपके सामवेगिक रूप से इमोशनली बच्चा एकदम सही है, एक्सेप्ट, यानी कौन सी एक बात ये दर्शाती है कि बच्चा इमोशनली सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी में भी नॉट वाले आए, 4 3 2 1 वाले ऑप्शंस आए, तो थोड़ा सा सतर्क होकर हमें जवाब देना है। एक दो बेसिक क्वेश्चन भी कर लेने हैं। डेवलप गुड रिलेशनशिप्स विद पीयर्स, तो अगर अच्छे रिलेशन है इसका मतलब वो एडजस्टमेंट में है, प्रॉपर माल एडजस्टमेंट नहीं है, समायोजित है बच्चा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, बेवजह लड़ता नहीं है किसी से। कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, इसका मतलब इमोशनली जो स्ट्रांग व्यक्ति होगा वही तो मुश्किल समय में भी डटा रहेगा, है ना। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, भाई गुस्से को भी एंजॉय करता है, जब गुस्सा आता है, दुख आता है तो दुखी भी हो जाता है, और जॉय को भी इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से एंजॉय करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इमोशनली बेटर होने का मतलब ये थोड़ी आपको दुख फील होना बंद हो जाएगा, अब आप रोबोट्स बन जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विद अदर्स, वो व्यक्ति जो फालतू की प्रतिस्पर्धा में ही पड़ा रहता है, उसको अपने जीवन की यूनिकनेस या अपनी विशेषताओं, अपनी स्ट्रेंथ, वो जो स्वॉट एनालिसिस था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि फलाने से मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि हमारे पूरा जो स्थिति है हम समाज में देखते हैं, माँ बाप ही ये शुरू कर देते हैं, इवन भाई बहनों में, आस पड़ोसियों में, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी की बेटी, उसके इतने नंबर, तुम, मतलब आप हमेशा अच्छा और बुरा, आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, आप अच्छा और बुरा आपने क्या किया जीवन में, ये सब तुलना में देखते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं ज्यादातर लोग। मतलब मैं बहुत पर्सनल लेवल पे कोशिश करती हूँ कि उस चीज को हटा करके देखो आप, या इंसान को इंसान की तरह देख पाओ, लेकिन ये हमारी कंडीशनिंग है बहुत भयंकर कि हम इन कॉम्पिटिशन ही देखते हैं चीजें, ठीक, या कंपैरिजन ही देखते हैं। तो ये इमोशनली फिट व्यक्ति की निशानी नहीं है कि वो सिर्फ ओवरऑल हर टाइम परसिस्टेंटली कंपटीशन पे ही फोकस्ड रहे, कभी कभार हो सकता है आप मूड में हो। आगे बढ़ते हैं डी ऑप्शन पे, मतलब ये डी सही था। क्वेश्चन नंबर 41 पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने बीच में इजी डाले हैं ताकि हाँ एमएम राहुल, जब आपको निकाल करके दिखाए जाएंगे ना क्वेश्चन पेपर से, फिर आप कहां जाओगे? आप क्या लगता है कि ये जो 5-7 क्वेश्चन आपको इजी दिए गए हैं, तो पेपर में सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनते हैं, एक तरीके से बनता है पेपर, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, सबका कॉम्बिनेशन होता है। और जब आप आसान क्वेश्चन गलत करके आएंगे ना, माफ करिएगा मत खुद को, क्यों? क्योंकि आपने आसान क्वेश्चन के बारे में तो सोचा ही नहीं था, आपको पढ़ना ही नहीं था वो तो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो हमें पता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। उस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है भाई क्वेश्चन लिटरली इजी हो तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होगा तो उस कॉन्सेप्ट से मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा तो हम कर जाएंगे, ठीक। तो हमें पता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। हमें इतना पता है कि इंटेलेक्चुअल एक बार को हो सकता है, क्योंकि कॉग्निटिव का ही दूसरा नाम इंटेलेक्चुअल होता है ना। कोई पूछे भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको पता होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इस तरह का कोई टाइप हमने नहीं पढ़ा। फिजिकल है, पर्सनालिटी भी कोई टाइप नहीं पढ़ा, स्पिरिचुअल भी नहीं पढ़ा। सोशल, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है आपको सीधे सीधे ऑप्शन यही मिल जाए, आजकल थोड़ा घुमा के भी पूछ लेगा, वो देगा ही नहीं कोई एक ऑप्शन, फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा। वो फिजिकल को फिजियोलॉजिकल दे दिया उसने या कुछ और दे दिया। सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, अब देखो यहाँ फिर गड़बड़। तो फिजिकल सही है, कॉग्निटिव सही है, सोशल एंड इमोशनल तो सही है, तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया। नहीं तो कई क्वेश्चंस में आजकल नाम बदल देगा तो उसमें कंफ्यूजन की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, ये सबसे आसान क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है ना। ये बीच का जो पैच था आपका 5-7 क्वेश्चंस का, ये बहुत ईजी था, मैं मानती हूँ इस बात को। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, और ये मैंने विलिंगली, कॉन्शियसली डाला है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्रीमैरिली अ पार्ट ऑफ, यानी जो संप्रत्तियों का निर्माण है, कॉन्सेप्ट्स का निर्माण है। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है आपके लिए? पियाजे की थियरी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। बोलते हो ना आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहां क्लियर हुआ? हाथों में, दिमाग में, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या फिर यहां पर लिखा हो सकता था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या? संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बनते हैं और दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है, संज्ञानात्मक विकास में है, जिसके थ्रू आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अटेंशन, जितने भी दिमाग के काम है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे। इसीलिए पियाजे की थियरी, वाइगॉस्की की थियरी, ब्रूनर की थियरी, ये सब इन्हीं पे बात करते हैं,
ठीक। और आपको पता है कॉग्निटिविज्म किस पे फोकस करता है, ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट की तरह देखता है, उसके रीजनिंग और ये सारी पावर्स पे फोकस करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करता है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है। बिहेवियरिज्म स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जोड़ की बात करता है, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज। देखो क्वेश्चन पेपर नॉर्मल आ रहा है, लेकिन यहां 4 3 2 1 दे दिया मान लो, या फिर इसको किसी के साथ मैच करने को दे दिया, तो यही मुश्किल बन जाएगा, यही क्वेश्चन। तो अगर आपने इंडिपेंडेंटली इसको इजी फॉर्म में भी कर लिया तो वो चीज हेल्प करेगी, नुकसान कुछ नहीं है उससे। देखिएगा सोशल एक्सपेक्टेशन, सामाजिक आकांक्षाएं हर एक स्तर पे क्या कहलाएंगे, अभी तो किया था ही, डेवलपमेंटल टास्क कहलाएंगे, नीड कहलाएंगे, हजार्ड कहलाएंगे या डोमेन्स कहलाएंगे। हजार्ड तो वो होते हैं जो बाधाएं या चेतावनी बन सकती हैं एक तरह से, भाई गलत न्यूट्रिशन मिलना एक हजार्ड हो सकता है ना, जिसकी वजह से डेविएट हो सकते हैं आप डेवलपमेंट के पथ से, या पीछे रह सकते हैं, डेवलपमेंट आपका स्लो हो जाए, डिले हो जाए, डिलेड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। तो ये डेवलपमेंटल टास्क कहलाएगा या डेवलपमेंटल माइलस्टोन, इसके दो नाम हैं साफ साफ। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन आपके हैं 4-5। एन इनिशिएटिव फॉर साइको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, बस लैंग्वेज हल्की सी चेंज की है। देखिएगा, एन इनिशिएटिव फॉर साइको सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। बैच वालों याद करो, स्कूल मेंटल हेल्थ की जब आपको पीडीएफ दी थी, यूनिट कराई थी, उसमें एक पेज पर लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने बताया भी था, कोविड के दौरान ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और अब जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मल्टीपल रिवीजन्स लिए ही नहीं, वो कहेंगे यार हमने तो पढ़ा था, दिखा नहीं, दिखेगा कहां से, सॉल्व भी नहीं होगा, याद ही नहीं है। पीडीएफ भी एक कंपाइल्ड पीडीएफ मैं कल आपके साथ दिन में ही शेयर करा दूंगी, बस एक शिफ्ट वालों को नहीं मिल पाएगी सुबह वाली, ये इसकी पीडीएफ तो अभी मिल जाएगी। बी ऑप्शन 62% लोग। एन इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है, एक स्कीम है, एक योजना है। साइको, एक कस्टमर केयर सपोर्ट जैसी भी बात, एक नंबर भी दिया गया इसके लिए, साइको सोशल सपोर्ट बच्चों को मिल जाए कि मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा तो सहायता के लिए कहां जाए। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए तो ये मनोदर्पण, क्या है, मनोदर्पण स्कीम है, ठीक, जिसमें ये कोविड-19 के दौरान शुरू की गई। निपुण भारत अभियान मिशन आपको पता ही है, किसके लिए, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना, 9 साल की उम्र तक 3 से 9 वर्ष के बच्चों को बेसिक संख्यात्मकता आती हो, बेसिक कैलकुलेशन आती हो, न्यूमरेसी आती हो बेसिक, और लिटरेसी यानी पढ़ना और लिखना आता हो, ठीक। तो वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। निपुण की फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे, है ना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी लिख लेना जो भी हो, ठीक। सुकन्या स्कीम ये डिफरेंट गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, मनोदर्पण की बात हो गई यहाँ पे। तो ये एक स्कीम है जो वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल हम 9 बजे मिलेंगे, और कल जिनका पेपर है वो एक बार आकर के बता देंगे किस तरह का एग्जाम उनका रहा, क्या क्या मेमोरी बेस्ड उनको याद रहा। व्हाट्सएप नंबर मैं अभी दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ें। चलिएगा देखते हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैचुरेशन एंड लर्निंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अधिगम और परिपक्वता के बीच का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए फटाफट से। बताओ निशा, बताओ बताओ, मत बताओ, चलो सो जाओ तुम, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैचुरेशन होती है परिपक्वता, जो नेचुरली होती है, जिसपे ट्रेनिंग का, लर्निंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग एनवायरनमेंट से होती है, ये हेरिडेटरी प्रोसेस है। मैचुरेशन जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा, है ना। तो हेरिडेटरी है। और लर्निंग की हम बात करें तो एनवायरनमेंट का प्रभाव ज्यादा है लर्निंग पे, कि आप प्रैक्टिस और एफर्ट से साइकिल चलाना सीख रहे हैं, लेकिन उन साइकिल चलाने के लिए आपकी टांगों में जान का होना, यानी वो मजबूती होना आपके मसल्स में, वो
मैचुरेशन से आएगा। और मैचुरेशन आप खुद से जबरदस्ती मैच्योर नहीं बना देंगे बच्चे को, लेकिन हाँ जो अर्ली स्टिमुलेशन वगैरह है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की टेक्निक यूज हुई है। तो यहाँ पे दोनों का क्या रिश्ता है बताइएगा। तो अगर हम बात करें, डी ऑप्शन कह रहे हैं बोथ बी एंड सी, यानी मैचुरेशन एंड लर्निंग आर टू सेपरेट प्रोसेसेस एंड हैव नो कनेक्शन विद ईच अदर। सेपरेट प्रोसेस तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। कोई भी प्रोसेस है डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जीरो कनेक्शन रखे एक दूसरे से, प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे, सेपरेट बेशक है। मैचुरेशन एंड लर्निंग आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस, फैक्ट है ये। क्या है? फैक्ट है कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। अगर लर्निंग बेहतर हो रही है, मैचुरेशन अच्छी होगी, मैचुरेशन अच्छी हो रही है, लर्निंग भी बेहतर होगी। भाई अगर आप मैच्योर अच्छे से हो गए हैं तो आपके पैरों में जान आ गई, हाथों में आपके डेवलप हो गए हाथ, तो पेन भी आप अच्छे से पकड़ पाएंगे, है ना? क्लियर बात है। तो हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। मैचुरेशन प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर लर्निंग। देखिए यहां पर, क्योंकि ये बात किसके लिए सही होती है, रॉ मटेरियल कौन देता है लर्निंग के लिए या सीखने के लिए? वो है आपकी हेरिडिटी। ठीक, और मैचुरेशन कहां से आती है? हेरिडिटी से ही आती है, कि वो टाइम के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो हेरिडिटी क्या करती है? प्रोवाइड करती है क्या? रॉ मटेरियल आपके डेवलपमेंट के लिए या लर्निंग के लिए। ठीक, रॉ मटेरियल एक बेस दे देती है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर देती है, हाउ फार वी कैन गो, ये सेट कर देती है हेरिडिटी। ठीक है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब तय कर देती है। क्योंकि अगर हेरिडिटी ही गड़बड़ है तो कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को संभालना। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसके बीच में आप खेल सकते हैं एनवायरनमेंट के कारण। ठीक, बीच में कहां तक आप जाएंगे, कैन गो। ठीक, चलिए, तो रॉ मटेरियल जब हेरिडिटी रहती है, और हेरिडिटरी प्रोसेस है मैचुरेशन, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है बात, कोई समस्या? बोथ बी एंड सी आर राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। ये तो क्वेश्चन ही आ गया, ये तो कितनी बार कर चुके हैं, इसके लिए तो पोल चलो दे दो, हम भी देख लें इनकी तैयारी थोड़ी। अगर हम बात करें, हाँ 50 क्वेश्चंस करेंगे आज। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेरिडिटी, तो जीन्स डिसाइड्स एवरीथिंग अबाउट डेवलपमेंट, फिर एनवायरमेंट को तो जीरो, नील बटा सन्नाटा कह दें। हेरिडिटी डिटर्मिन्स हाउ फार एन इंडिविजुअल विल गो, मतलब 100% पता होगा, इतने श्योर हैं? नहीं। जीन्स डिसाइड द अपर लिमिट ऑफ अटेनिंग डेवलपमेंट, ये बात भी सही है। तो अपर लिमिट जो होगी वो जीन्स डिसाइड करती हैं, या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है हेरिडिटी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आया था कि हाउ फार वी कैन गो, कितना दूर जा सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो, ये हमारी हेरिडिटी हमारे लिए तय कर देती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बेस दे देगी हमें। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स टू मेंटेन, एक क्वेश्चन सोशलाइजेशन पे भी आना ही है। जेंडर का ध्यान रखना, जेंडर का ध्यान क्या रखना, जेंडर क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, और सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये शुरू के पेपर्स में आपके आया है केवीएस में। अब कुछ लोगों को ऐसे चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए जिनको लगता है इजी क्वेश्चन तो हमें करके ही नहीं जाने। ठीक, तो कई बार इजी दिखने वाले क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, है ना। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। और सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है जी, ये हमें पता है, जैविक संरचना है। और जो सेक्सुअल और वो फेमिनिन मस्कुलिन रोल है वो आपके सोशल कंस्ट्रक्ट से ही जुड़े हुए हैं समाज में, जेंडर से। तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स टू मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, व्हाट? सोशल ऑर्डर। बाकी सब भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि एक सोशल ऑर्डर बना रहता है सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन क्या है? कुछ नियम कायदे कानून जो है वो एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल नॉर्म्स वगैरह को बच्चा सीखेगा कि समाज में रहते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस, टेम्परेरी है, शॉर्ट पीरियड है, डिसकंटिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो एक तो ध्यान रखेंगे ये क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे डेवलपमेंट चलता है, कॉन्टिन्यूअस। वूम्ब का तो पता नहीं, बट हाँ वूम्ब टू टूम डेवलपमेंट जाता है, और ये बर्थ टू डेथ जाती है सोशलाइजेशन। अगर हम देखें अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग लाइफ में, अलग अलग समय पे होती रहती है। सामाजिकरण यानी क्योंकि समाज बदलता रहता है, नेचर ऑफ थिंग्स बदलती रहती हैं, आसपास की चीजें आप देख रहे हैं। मूवीज पहले कुछ अलग तरह की थी, कार्टून्स अलग तरह के थे, है ना, और आज का समय डिफरेंट है। तो समाज बदलता रहता है, भाषा बदलती रहती है, तौर तरीके बदलते रहते हैं। तो सोशलाइजेशन जीवन भर चलता रहता है। इवन जनरेशंस का भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है सामाजिकरण। कोई शॉर्ट पीरियड या डिसकॉन्टिन्यूअस या टेम्परेरी प्रक्रिया नहीं है।
रीसोशलाइजेशन क्या है, जब पुनः फिर से सोशलाइजेशन कराया जा रहा हो, है ना, आप नॉर्मल पढ़ाई करके गए, अब आर्मी आपको रीसोशलाइज करा देगी कुछ हद तक, ठीक, वहां के नियम एकदम अलग हैं, जो आपने सीखा है वो सब आप चेंज कर देंगे, ठीक। एंटिसिपेटरी होता है जब आप अपनी इच्छा से किसी ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण परिवार से होगा, पहली बार आप अपने बारे में या बेसिक चीजों को सीख रहे हैं। सेकेंडरी होगा स्कूल या नेबरहुड से। नेबरहुड डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में फैमिली के साथ आ जाए तो प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। विच करिकुलम इज अ कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड बाय एलियट आइजनर, 1979 के अराउंड ये मॉडल आया होगा इनका। देखिएगा, अगर हम बात करें, कोई कह रहा है आप डिनर कर चुके, नहीं यार मैं तो रात भर से पहले जगी हुई थी, फिर थोड़ा बहुत टाइम घर पे भी आजकल लग ही जाता है, तो 4 बजे तो मैं सोई हूँ आपका एक पीपीटी तैयार करके शाम में, फिर मैं अभी 7:30 उठी हूँ, या तो चाय पी है एक, डिनर तो नहीं, अब होगा डिनर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था अभी, आपको याद आ रहा होगा कि करिकुलम पे क्वेश्चन था इस बार, तो करिकुलम कहाँ से बना है इस पे क्वेश्चन था। मैंने किसी एक पिछली क्लासेस जरूर देख के जाना, जो 3 सेशन है, जिन्होंने अभी तक ना देखा हो, वो कुरेरे वर्ड और आपका एक और वर्ड था कोलेजियम या समथिंग लाइक दैट, जो रूट वर्ड है किसका, करिकुलम का, ठीक है। तो ये नल करिकुलम की बात इन्होंने की है। नल करिकुलम या शून्य पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या कहेंगे बेसिकली, सिलेबस पाठ्यक्रम को कहते हैं, सिलेबस इसका पार्ट है। करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आपकी आ जाती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या जितनी भी चीजें हो। नल करिकुलम क्या है, जो पढ़ाया ही नहीं जाता, जो मेंशन्ड ही नहीं है, जिसको हटा ही दिया गया है, डायरेक्टली लिखा ही हुआ नहीं है। मान लीजिए हॉर्स राइडिंग है, तो आपके स्कूल में है ही नहीं, हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती, कुछ लाइफ स्किल्स ऐसी हो सकती हैं, बट वो वहां है ही नहीं। कुछ चीजें आप फिर भी सीख जाते हैं, है ना, जैसे करियर वगैरह, करियर काउंसलिंग एंड ऑल वाली चीजें हो गई, कुछ चीजें नहीं भी सीख पाते हैं। तो नल वो है जो मेंशन्ड नहीं है, ठीक, और पढ़ाया भी नहीं जाएगा। कोर करिकुलम वो है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट मान लीजिए एक तरह से कंपलसरी टाइप के। हिडन करिकुलम वो है जिसमें इनडायरेक्ट वैल्यूज आप सीख रहे हैं, है ना, इनडायरेक्टली, इसको हिडन या कोवर्ट भी कहते हैं, बाकी को ओवर्ट कहते हैं। ओवर्ट मतलब जो दिखे बाहर, रिटन करिकुलम जिसको हम कह रहे हैं, और कोवर्ट मतलब जो छिपा हुआ है, जो आपने इनडायरेक्टली सीख लिया कि व्यवहार कैसे करते हैं, अपने से छोटों से कैसे व्यवहार करते हैं, आपने अपने टीचर्स को देख करके सीख लिया, ये हिडन करिकुलम है, ये लिखा नहीं था कहीं। नल करिकुलम हो लिखा जा सकता था, बट उसको हटा ही दिया गया, ठीक, इंक्लूड ही नहीं किया गया। लेटेंट भी आप इसी बात को कुछ हद तक कह सकते हैं, ठीक, बट एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे हिडन होगा, तो इसलिए हम हिडन के साथ गए, लेटेंट के साथ नहीं, या कोवर्ट करिकुलम। ये सारे टाइप हमने पढ़ लिए, यही आपके पेपर में पूछे गए हैं। 50th क्वेश्चन और देख लीजिए, आखिरी सवाल है, और वो करिकुलम वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ कराया हुआ, मैं एग्जैक्ट वर्ड मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक तो कुरेरे था, दूसरा एक और वर्ड था जो आपके पेपर में आया था, तो इसको भी आप देख लीजिए। 1-2 बातें मैं और एक्स्ट्रा बताऊंगी, एक बार ये 50 क्वेश्चन हो जाए, है ना। जिसका कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है। लिंक में है वो PDF 49 पेज वाली, हाँ। चलें आगे बढ़ें। देखो, पोर्टफोलियो भी कई प्रकार का है ना। जनरली तो पोर्टफोलियो अचीवमेंट दर्शाने के लिए बनाया जाता है ना। देखिए 30 की अगर हम बात करें, मैंने वैसे बताया भी है, 30% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज, देखिए नेग्लेक्ट्स लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, नेग्लेक्ट्स लिखा है। ये जो परेशान हो रहे हैं ना, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हिडन होगा कि नल होगा, कोड तो ये होगा नहीं, है ना, ओवर्ट भी नहीं, ये तो रिटर्न होता है प्रॉपर। तो द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स, यानी स्वेच्छा से उसकी उपेक्षा की जा रही है, एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि डालना ही नहीं है, कॉन्शियसली नहीं डाल रहे हैं उस चीज को, इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो नल में आ जाएगा। जब इनडायरेक्टली आप सीख जाते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करते हिडन में, आप इनडायरेक्टली वैल्यूज या वर्च्यूज आप सीख जाते हैं, तो अब वो हिडन होता है। तो ये नल इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है, बट इंपॉर्टेंट है। तो ये किस तरह का करिकुलम हो गया, तो ये नल करिकुलम है, क्योंकि जानबूझ के, नेग्लेक्ट मतलब कॉन्शियसली उस चीज को फोकस ही नहीं किया गया। तो ये एक बात हुई। अब छोटी छोटी कुछ कुछ बातें हैं, उनको हम कोशिश करेंगे जानने। आपकी भी जो डाउट्स हो आप पूछते जाना। ये सेशन आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर आप कर दीजिएगा। ये विद आंसर्स PDF में अभी कोशिश करूंगी रात में ही आपके साथ, ये टेलीग्राम चैनल पे फ्री होता ही है ऑफकोर्स, शेयर कर दी जाए। और करियर विल ऐप पर भी, है ना, वहां भी क्लास चल रही थी,
तो होपफुली आप सभी इस बात को समझेंगे। 2 और सेशन में लूंगी क्वेश्चंस के। पहले मैं 5 सेशन ले चुकी हूँ, जिसमें 2 सेशन है आपके एनालिसिस के पेपर के और 3 है प्रैक्टिस सेशन। ठीक, तो अभी ये कुछ और सेशंस भी लेने हैं। एक सेशन में इसको करने पे बहुत बड़ा सेशन हो जाता है, उतनी देर किसी की भी अटेंशन इस टाइम पे रुक नहीं सकती, ठीक है ना। और बात रही किस चीज की, यहाँ पे आउट ऑफ 50 कितने ठीक हुए वो बता दो। और कल जिनका एग्जाम है पहले तो उनको ऑल द बेस्ट। और वो करिकुलम का ओरिजिन वर्ड जो कुरेरे के अलावा दूसरा है जो आया हुआ था पेपर में, वो जरूर देख लेना अभी के अभी, नहीं तो मैं देख के बता देती हूँ, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि आपकी पहली शिफ्ट है कल पीआरटी की, तो जो बेसिक बातें हैं वो पूछी जा सकती हैं। ये मत सोचना कि ये टीजीटी में आ गया तो अब नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? है विनोद, समझ पा रहे हो? कहाँ हो मैडम? नींद ले रहे हो? एक नींद पूरी कर ली तुमने? मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रही हूँ। और कुछ और बातें, जैसे एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट पूछ लिया गया, 5+3+3+4, ये भी पूछ सकता है कितने साल का है जो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने साल का ये है। इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, 5+3+3+4। और ये मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसी वाले चैप्टर में बताया हुआ है, 534 से याद रख लेना, जिसमें 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर तो हम बात करें नहीं शोभित सिंह, रेस कोर्स नहीं है वो, अभी कोलिजन या समथिंग करके मैं अभी आज ही अभी इंटरनेट पे सर्च करके आपको बता दूंगी। वो करिकुलम का रूट वर्ड बता देना, आप लोग गलत ही समझ रहे हो, वो नहीं आया था ऑप्शन में। मैंने पहले प्रैक्टिस सेशन में एनालिसिस सेशन में बताया हुआ है आपको। तो 4 ईयर या 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपकी जो एजुकेशन है। पहले 10+2 होती थी 10 स्कूल एजुकेशन, अभी ये 4 स्टेजेस में है, पहले 2 स्टेज में थी। 10+2+3 थी 3 साल ग्रेजुएशन के, लेकिन ये 4 स्टेजेस में है अभी जो स्कूल एजुकेशन है। ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके नाम कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है 3, 4 FPMS से आपको याद कराया था। ये आपने अगर वो पीडीएफ भी मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वो 47 पेज की पीडीएफ, उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो FPMS की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें आपका वो आंगनबाड़ी और बाल वाटिका वाली स्टेज है। FLN की बात भी हम लागू करने को कह रहे हैं यहाँ पे, 5 साल की है ये स्टेज। फिर आपकी प्रेपरेटरी स्टेज है 3 साल की। फिर आपका फर्स्ट सेकंड क्लास आपकी फाउंडेशनल में ही हो जाएगी, और 3 साल आपके वो ECCE जिसको हम कह रहे हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और आर्टिकल 45 में बात होती है उसकी, ठीक। तो अगर हम और ECCE में ही हम बात करें, वो 3 से 6 साल का जो पीरियड है कि हम फोकस कर पाए, निपुण वगैरह को लागू कर पाए। वैसे 9 साल की उम्र तक हम बात कर रहे हैं कि वो क्लास 1 और 2 तक आते आते प्रॉपर प्रोफिशिएंट हो जाए। तो प्रेपरेटरी स्टेज हो गई आपकी, फिर आपकी मिडिल स्टेज, देन आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो ये नाम भी इनके आपको थोड़ा सा पता हो, ठीक। इतनी सी बात हो गई क्लियर? कोई और समस्या? अच्छा, ये हमें बताइए प्रॉक्सिमो डिस्टल सेफेलोकॉटल, ये तो बच्चों वाले खेल हो गए हैं अब, ठीक। और जिसको अभी तक नहीं पता है वो जान के क्या ही करेगा अब, है ना। 136 से 142 तक आ रहे हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आएगा आशीष, मेहनत करो, है ना। FLN 3 से 9 वर्ष की बात होती है। गेस्टॉल्ट बात तो अपने आप में एक स्कूल ऑफ थॉट है ना। एक बार मैं व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिनका कल एग्जाम है। ऑल द बेस्ट के साथ साथ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको याद रह जाए, डेली बेसिस पे आप लोग शेयर कर रहे हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी कल के सेशन में इंक्लूड कर लूंगी जो मुझे ऑथेंटिक एकदम लगेंगे। और आज आपकी आंसर की भी आ गई है, जो HM वाला एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट कमांडेंट वाला हुआ था, कौन सा हुआ था, कमिश्नर, तो वो भी, उसकी भी, तो एक लर्नर है उन्होंने भेज दिया है। तो अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस काम के लगेंगे आपके लेवल के लिए, तो वो भी मैं कल आपके साथ कराऊंगी। तो ये आपका नंबर है 9311775205, जो सीटेट में भी हुआ करता था, जो भी मेमोरी बेस्ड आपको याद रह जाए। बाकी ऑल द बेस्ट, टेंशन बहुत ज्यादा लेनी नहीं है। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और किसी को वो करिकुलम वाला वर्ड याद आ गया हो तो बता दो, नहीं तो मुझे इंटरनेट ही खोजना पड़ेगा। फिर मार्क्स को साइड छोड़ दो, तो बस पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है ना। रेस कोर्स एंड रनवे, वो तो मैंने वैसे बताया था पूजा, वो तो उसका वैसे वाला मीनिंग है कि हम उसको उस तरह से देखते हैं, है ना। जो एग्जैक्ट इटिमोलॉजी है, डाइट बता दो, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, और ठीक है। बट ये क्यों पूछेगा आपसे एग्जैक्टली कुछ कॉन्जीलियम जैसा कुछ था, एग्जैक्टली, है ना। और ये जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, मैंने जो लास्ट सेशंस लिए प्रैक्टिस के, उसमें मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए काउंसलिंग से रिलेटेड, एक बार उसको देख लेना। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, कार्ल रॉजर्स, कॉन्जीलियम, एग्जैक्टली। तो इस तरह का एक वर्ड है जिसका जो डायरेक्टली नहीं, सब अलग अलग बता रहे हैं, ठीक। लेकिन मतलब इसको एक बार देख लेना है, मैंने पहले सेशन में कराया हुआ प्रैक्टिस के, क्योंकि इंटरनेट पे भी हो सकता है ना मिले आसानी से, ठीक है। और कुरेरे दूसरा एक वर्ड है, जो ये इटिमोलॉजी है करिकुलम की,
ठीक, चलें आगे बढ़े। एक ट्रेडिशनल करिकुलम होता है जो चलता आ रहा है, और एक मॉडर्न वे में जिसको हम मान रहे हैं। एकता गुप्ता कह रही है 50 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। चलिए एकता आप कह रही हैं तो देखना ही पड़ेगा। आउट ऑफ 50 कितने ठीक हुए हैं वो भी बताना कमेंट करके। व्हाट इट एडवोकेट्स, इट इज देखो ऐसा नहीं है नल करिकुलम में जो चीजें अवॉइड की जा रही है, नेग्लेक्ट की जा रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो समय की तंगी या सिस्टम की कमी की वजह से कई बार हम नहीं लेते, बट कोशिश करते हैं कि उनको फिर भी सिखा पाए, है ना। तो उसमें नल ही होगा, उसका हिडन नहीं होगा। चलिए पेडागोजी ठीक आ रही है सौरभ, टेंशन लेनी नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके रखना। जो आपने पढ़ा है काम का पढ़ा है, 2-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो उसको लेके बहुत ज्यादा दुखी उस टाइम पे नहीं होना है, बाकी पे फोकस करना है। उसको मार्क एंड रिव्यू करके कुछ करके और बाद में उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन छोड़ के कुछ नहीं आना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक, आज बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिखाया, मेहनत करेंगे, कल मिलेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी टीचिंग एग्जाम्स में आपको यहाँ से मदद मिलती रहेगी। टेक केयर, बाय बाय। 46